कहानी दो भाइयों से शुरू होती है जिन्हें एक ही लड़की छेनयुमा से प्यार था। वह जांग फैन से 6 महीने बड़ी थी, जो एक शर्मीला लड़का था और चुप रहता था। उसका बड़ा भाई काफी आकर्षक था और खुशमिजाज था, जो हमेशा युमा को खुश रखता था। जाहिर था कि युमा का दिल बड़े भाई के लिए धड़कता था। जब बड़े भाई का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो वे बेहद गरीब थे और फीस नहीं दे सकते थे। दोनों भाइयों के पास कोई सहारा नहीं था। बड़े भाई ने जांग फैन को शांक्षी की कोयला खदानों में काम करने की सलाह दी ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च निकल सके, और वादा किया कि वह भविष्य में उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। माइनिंग में पैसा अच्छा था, पर यह बहुत खतरनाक था। अगले 4 साल में जांग फैन ने कई दर्दनाक हादसे देखे जो उसकी रोज की जिंदगी बन चुके थे। सबसे खौफनाक मंजर हाल ही में सामने आया, जब एक सुरंग ढहने से वह जिंदा दफन होते होते बचा। सच कहें तो वह मौत के मुंह से बाल बाल निकल आया था। मालिक ने उसे सिर्फ 20,000 युआन देकर मामला रफा दफा कर दिया। तभी अचानक जांग फे को खबर मिली कि उसका भाई बाइक हादसे में जख्मी हो गया है और सर्जरी होनी है। उसने तुरंत पूरे 20,000 युआन भेजे और घर भागा, पर वहां पहुंचकर उसे पता चला कि वह अस्पताल का नाम भी नहीं जानता। किसी ने फोन नहीं उठाया तो वह पड़ोस में रहने वाली एनी वोंग के पास गया। वह हैरान थी और पूछने लगी कि उसे किसने कहा कि उसका भाई जॉन यंग अस्पताल में है। असल में आज युमा का जन्मदिन था और यंग पास के एक आलीशान होटल में शानदार पार्टी दे रहा था। उसका भाई अस्पताल में था ही नहीं। जोंग फैन सोचने लगा कि यह पैसा आया कहां से, क्योंकि उसके 4 साल की खून पसीने की कमाई इसमें लगी थी। उसने कभी ऐसे आलीशान होटल में पैर तक नहीं रखा था, और यहाँ उसका भाई एक वक्त के खाने पर हजारों उड़ा रहा था। सबसे ज्यादा दुख इस झूठ से हुआ। उसने सालों भाई की फिक्र की थी, पर वह 20,000 युआन जो उसने अपनी जान दांव पर लगाकर कमाए थे, उसे धोखे से छीन लिए गए थे। गुस्से में लाल होकर वह होटल की तरफ भागा। उस शानदार हॉल के अंदर उसे एक बेहद खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। वह युमा थी, जिससे वह 4 लंबे सालों से नहीं मिला था। उस पल के लिए मानो उसकी धड़कनें रुक सी गईं। युमा ने भी उसे देख लिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए उसका नाम पुकारा, जांग फैन। उसने धीरे से जवाब दिया, पर युमा के चेहरे की खुशी अचानक गुस्से में बदल गई। वह काफी नाराज दिख रही थी। उसने पूछा कि वह 4 साल पहले अचानक कहाँ गायब हो गया था। उसने उसे हर जगह ढूंढा, पर मानो वो जमीन निगल गई हो। वह मानो धरती से ही गायब हो गया था। उसने बताया कि 2 महीने पहले ही यंग ने उसे कहा था कि जांग फैन की शादी हो चुकी है। उसने रूखे मन से शादी की बधाई दी और पत्नी के बारे में पूछा ताकि सब मिल सकें। शादी? उसने 4 साल अंधेरी खदानों में गुजारे थे, किसी औरत का चेहरा तक नहीं देखा था। जैसे ही वह सफाई देने लगा, उसका भाई प्राइवेट रूम से निकला। यंग अपने सूट में काफी सलीकेदार लग रहा था, जबकि जांग फैन एक आम मजदूर की तरह दिख रहा था। दोनों के बीच का अंतर साफ था। यांग के चेहरे पर घबराहट की एक लहर दौड़ी, पर उसने जबरन मुस्कान बिखेरी और अपने छोटे भाई की तरफ बढ़ा। उसने पूछा कि जांग फैन कब लौटा और बताया कि वे युमा का जन्मदिन मना रहे हैं। बात करते हुए वह घबराकर अपनी पलकें झपका रहा था। आखिरकार वह युमा की तरफ मुड़ा और बोला कि सब अंदर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उसे अंदर जाना चाहिए ताकि वह और जोंग फैन अकेले में बात कर सकें। युमा ने जोंग फैन को एक तीखी नजर से घूरा और कमरे के अंदर चली गई। तभी जाकर उसे असली हकीकत का थोड़ा अंदाजा होना शुरू हुआ। हम यंग को अपने भाई की तरफ झूठे पछतावे से देखते हुए पाते हैं, जैसे वह समझता हो कि यह पैसा कमाना कितना मुश्किल था। उसने उस 20,000 युआन को महज एक कर्ज की तरह मानने और इसे जल्द लौटाने का वादा किया, लेकिन सच कहें तो यह एक खोखला वादा था। जांग फैन ने पूछा कि उसने युमा से उसकी शादी का झूठ क्यों बोला। योंग थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि वह जानता था कि जांग फैन युमा को पसंद करता है, लेकिन युमा केवल उससे प्यार करती है। उसने दावा किया कि वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। ये शब्द जांग फैन के दिल में सुई की तरह चुभे। खुद को संभालने और भाई से कुछ कहने में उसे लंबा वक्त लगा। उसने कहा कि उसे उनके मामलों से कोई मतलब नहीं है। वह बस यह जानना चाहता था कि शादी के झूठ की क्या जरूरत थी। यंग ने बताया कि युमा उसके संघर्षों को लेकर फिक्रमंद थी और खुद को दोषी मानती थी कि उसने पढ़ाई के लिए खुद स्कूल छोड़ दिया। वह तब तक डेट नहीं करना चाहती थी जब तक जांग फैन का भविष्य ठीक न हो जाए, इसलिए उसने झूठ बोला। जांग फैन दंग था। अगर वे इतने करीब थे तो वे अब तक आधिकारिक तौर पर साथ क्यों नहीं थे। वह सोचने लगा कि क्या युमा सच में ऐसी आसान लड़की थी। यंग हंसने लगा और बोला कि वो अभी औरतों को नहीं समझता। उसने दावा किया कि ऐसे पलों में हर औरत एक जैसा बर्ताव करती है, मुंह से ना कहना और दिल में हाँ चाहना, और फिर पकड़े जाने से डरना। उसने कहा कि जब कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तब समझोगे। जोंग फैन के दिल में एक गहरा दर्द उठने लगा। वह सोच रहा था कि क्या युमा वाकई ऐसी थी। थोड़ी देर बाद योंग उसे क्लासमेट से भरे कमरे में ले गया। डिनर के बाद एक वेटर केक की गाड़ी लाया। गुलाब के फूलों के बीच एक छोटा सा लाल डिब्बा रखा था। योंग ने डिब्बा खोला तो उसमें हीरे की अंगूठी थी। उसे लेकर वह युमा के पास गया और उसे प्रपोज किया। पूरा कमरा शोर से गूंज उठा, पर युमा घबरा गई और पूछने लगी कि यह सब क्या है। उसने कहा कि यह सिर्फ एक साधारण डिनर पार्टी होनी थी और उसने इतना महंगा तोहफा लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जीन फैन को यह सब सिर्फ एक नाटक लग रहा था। उसे लगा कि वह बस मना करने का नाटक कर रही है। इसी बीच यंग ने अपना चश्मा ठीक किया और उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा कि उसने पहले इजहार इसलिए नहीं किया क्योंकि वह काबिल नहीं था, पर अब वह उसका ख्याल रख सकता है।
उसने कहा कि चूंकि जांग फैन शादीशुदा है इसलिए उसे अब कोई चिंता नहीं है। उसने यूमा से उसे एक मौका देने की भीख मांगी। वहाँ यूमा एक उलझे हुए चेहरे के साथ जांग फैन की तरफ देख रही थी और पूछ रही थी कि क्या उसके पास इस अचानक आए प्रपोजल पर कहने के लिए कुछ है। यंग बीच में कूद पड़ा और बोला कि उसका भाई भी यही चाहता है। उसने जांग फैन की तरफ तीखे इशारे किए। जांग फैन को लगा कि एक स्कूल ड्रॉप आउट होने के कारण वो उसके काबिल नहीं था, फिर भी करीब आने के बाद उसकी राय मांगना अजीब था। यह बेहद बचकाना था। उसने कुछ घूंट शराब पी और कहा कि उसका भाई बहुत अच्छा है और वे दोनों खुश रहेंगे। युमा ने पूछा कि क्या उसे इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना चाहिए और सबके सामने हीरे की अंगूठी पहन ली। सच कहें तो वो एक भारी पल था। रात को जब यंग नशे में धुत हो गया तो जॉन फैन और यूमा उसे शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुराने पुश्तैनी घर ले आए। यूमा का परिवार भी कभी वहीं रहता था। यंग को बिस्तर पर लेटाने के बाद वह पूरी तरह थककर बेड के किनारे बैठ गई। जीन फैन ने कहा कि देर हो चुकी है और उसे घर छोड़ने की बात कही, पर यूमा ने पूछा कि उसने कब कहा कि वह जा रही है। उसने कहा कि वो उसकी देखभाल के लिए रुकेगी और पूछा कि क्या जॉन्ग फैन की अपनी पत्नी उसके लिए ऐसा नहीं करती। वह सिर्फ एक कड़वी मुस्कान दे सका क्योंकि उसकी कोई पत्नी या गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसकी खामोशी ने यूमा को और कुरेदने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा कि रात को रुकना बिल्कुल सामान्य बात थी। जांग फैन ने सोचा कि जब वे पहले ही करीब आ चुके हैं तो इस ड्रामे की क्या जरूरत। यूमा पूछती रही कि क्या उसने और उसकी पत्नी ने शादी होने तक बिस्तर साझा करने का इंतजार किया था। उसने यह भी कहा कि चूंकि यांग ने अंगूठी पर इतना खर्च किया है तो उसे भी बदले में अपना सबसे कीमती तोहफा देना चाहिए। जांग फैन ने पूछा कि क्या सिर्फ एक अंगूठी उसे जैसी अमीर लड़की को पिघला सकती है। यूमा ने बस एक ठंडी सांस ली और तुनकर कहा कि ऐसा भी नहीं है कि उसने कभी उसे इससे ज्यादा कीमती कोई चीज दी हो। वह उसकी इस बात पर बिल्कुल अवाक रह गया। उसने कहा कि वह शायद उसे भूल चुका है। वो अचानक चिल्ला पड़ा कि ऐसा नहीं है। स्कूल छोड़ने के बाद उसने खुद को रोकने के लिए नंबर बदल दिया और उसका कांटेक्ट डिलीट कर दिया था ताकि वह उससे बात न कर सके। हालांकि वो उसे कभी नहीं भूला। यूमा ने जानना चाहा कि उसने 4 साल तक संपर्क क्यों नहीं किया और वह ऐसा क्यों बन गया है। यूमा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि वह हमेशा इतना चुप क्यों रहता है और अगर वह मुंह नहीं खोलेगा तो कोई कैसे जानेगा कि वह क्या सोच रहा है। उसने पूछा कि उसने 4 साल क्या किया और क्या वह वाकई कुंवारा है और उसका भाई झूठ बोल रहा है। जीन फैन खामोश रहा, ये सोचकर कि अब सच मायने नहीं रखता क्योंकि वह उसके भाई के साथ है। निराश यूमा ने उसे आखिरी बार देखा और ऊपर चली गई। बाद में जब उसकी आंख लगी ही थी तभी जांग फैन को कुछ गड़बड़ लगी। उसने आंखें खोली तो देखा कि पूरा घर भीषण आग की लपटों में घिरा हुआ है। वह अपने भाई यंग को जगाने के लिए भागा जो तुरंत घबरा गया और बाहर भागने लगा अपनी जान बचाने के लिए। जांग फैन ने उसे पकड़ा और चिल्लाया कि यूमा अभी भी ऊपर है, लेकिन दहशत में आए योंग ने उसे धक्का दिया और अकेला ही बाहर यार्ड की तरफ भाग गया। इमारत ढह रही थी, वह खुद भाग सकता था लेकिन वह यूमा को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने तुरंत रसोई में जाकर कपड़े गीले किए और ऊपर की तरफ भागा। ऊपर के कमरे आग की लपटों में घिरे थे। उसने लात से दरवाजा खोला तो देखा यूमा बेहोश पड़ी थी। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया ताकि बच सके। धुएं और गर्मी से लड़ते हुए उसका होश खोने लगा। जैसे ही वे घर से बाहर निकले एक जलती हुई शैतीर सीधे उसकी पीठ पर आ गिरी। हम उसे बेहोश होते देखते हैं। जब आखिरकार उसकी आंख खुली तो पड़ोसियों ने आग बुझा दी थी और घर खंडहर बन चुका था। यूमा दृढ़ता से योंग से लिपटी हुई थी। रोते हुए जांग फैन ने पूछा कि क्या उसे चोट लगी है, पर यूमा ने उसे बेहद ठंडा और बेरुखा लुक दिया। उसने बेरुखी से पूछा कि अब अचानक उसे उसकी फिक्र क्यों हो रही है। उसने सवाल किया कि आग के दौरान वह कहाँ था और कहा कि अगर योंग उसे न बचाता तो वह मर चुकी होती। जांग फैन ने अपने भाई को पूरी तरह हैरान होकर देखा। योंग ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि उसने जिंदगी भर उसका ख्याल रखने का वादा किया है, भले ही इसके लिए उसकी जान चली जाए। यूमा बहुत भावुक हो गई और उसका शुक्रिया अदा किया। यह वाकई हैरान करने वाला नजारा था क्योंकि उसे असल में जांग फैन ने बचाया था जबकि उसका भाई बेशर्मी से सारा क्रेडिट चुरा रहा था। उस पल जांग फैन का सब्र टूट गया। वह दहाड़ा कि उसने ही उसकी जान बचाई थी, जिससे यूमा हैरान रह गई और उसकी आंखों में झटके से अचरज के भाव आ गए। लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। तभी योंग बीच में कूद पड़ा और उसने जांग फैन पर आरोप लगाया कि आग देखते ही वो अपनी जान बचाकर भाग गया था। योंग ने अपनी बात पर जोर देते हुए पूछा कि आखिर जांग फैन क्यों दूसरों की जान दांव पर लगाकर किए गए रेस्क्यू का क्रेडिट लेना चाहता है और झूठ बोलकर उसे क्या मिलेगा। उसने दलील दी कि बॉयफ्रेंड होने के नाते उसका बचाना स्वाभाविक था, जबकि जांग फैन के पास कोई वजह नहीं थी। फिर यूमा ने जांग फैन की तरफ देखा और पथरीली आंखों से उसने कहा कि उसका भाई सही कह रहा है। उसने पूछा कि क्या उसे अंदाजा भी है कि आग में कूदने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। उसे शक था कि वह कभी उसके लिए जान दांव पर लगाएगा। अगर वह वाकई उसके लिए खास होती तो वह 4 साल के लिए गायब नहीं होता। इसी के साथ उसने इस मामले को खत्म मान लिया। उसने साफ कह दिया कि वह अच्छी तरह जानती है कि उसकी जान किसने बचाई है। इन आरोपों के सामने जांग फैन एक बार फिर खामोश हो गया।
आखिरकार उसने सच को जैसा था वैसा ही स्वीकार कर लिया। घर जलने के बाद युमा ने योंग को अपने घर ले गई। उसके माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि कैसे उसने बहादुरी से आग का सामना किया और ये जानकर कि वह एक यूनिवर्सिटी का छात्र है, उन्होंने आखिरकार अपनी मंजूरी दे दी। कहीं और जाने का रास्ता न होने के कारण जांग फैन कुछ समय के लिए एक पड़ोसी एंडी वैंग के पास रुक गया। एंडी वैंग ने पूछा कि आग कैसे लगी, लेकिन वह समझा नहीं पाया, बस अंदाजा लगाया कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ था। 3 दिन बाद ही उसे सच पता चला जब वो मलबे को साफ कर रहा था। अचानक कई लोग वहां आ धमके, जिसका नेतृत्व धूप का चश्मा पहने एक युवा महिला कर रही। पीछे काले कपड़ों में 5 हट्टे कट्टे गुंडे थे जो किसी अच्छे इरादे से नहीं आए थे। उस औरत ने जले हुए मलबे को देखा और घमंड से जोंग फैन के पास जाकर पूछा कि क्या वही जोंग फैन है। जांग फैन ने सहमकर कर पूछा कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। उस औरत ने दबंग आवाज में उससे पहले अपने सवालों के जवाब देने को कहा। बिना बहस किए उसने माना कि वही जांग फैन है। तब उसने पूछा कि क्या वही है जिसने उस औरत को आग से निकाला था। तंज कसते हुए उसने कहा कि उसके भाई की भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसने पूछा कि क्या वो अपने भाई को धोखा दे रहा है। जांग फैन हैरान था कि ये अजनबी सब कैसे जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था। उस औरत ने दांत पीसते हुए युमा की किस्मत को कोसा जो इतनी बड़ी आग से बच निकली। सच कहें तो उसकी नफरत साफ झलक रही थी। जांग फैन ने कड़कर पूछा कि वे लोग कौन हैं और वह ठाका मारकर हंसी और खुद कबूल किया कि आग उसी ने लगवाई थी। वह उनके सामने पूरी तरह बेबस खड़ा था। उसने उसे नीचा दिखाते हुए कहा कि अगर अपनी जान बचानी है तो उसे ठीक ठीक बताना होगा कि इस वक्त योंग कहाँ छिपा बैठा है। जांग फैन खामोश रहा तो उसने नीचे झुककर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वह चिल्लाई कि उसके सामने तेवर दिखाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। उसने धमकी दी कि वह इस जगह को दोबारा आग लगा देगी अगर उसने मुंह नहीं खोला। उसने कड़कर पूछा कि यांग कहाँ छिपा है और मना करने के अंजाम भुगतने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर वह नहीं बोला तो उसका सारा गुस्सा उसी पर उतरेगा, लेकिन जांग फैन स्वभाव से बहुत जिद्दी था। उसने बस अपना मुंह फेर लिया और खामोश रहा। एक गुंडे ने उसका यह आइडियल रवैया देखा और उसे मजा चखाने की सलाह दी। उसने मुक्का ताना ताकि जोंग फैन को अपनी ताकत दिखा सके, लेकिन उस औरत ने उसे रोक दिया और नंबर मिलाने के लिए अपना फोन निकाला। जब यांग ने फोन उठाया तो उसने कहा कि उसका भाई उसके पास है और अगर वह उसकी सलामती चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करती यांग ने फोन काट दिया। गुस्से में उसने दोबारा कॉल किया पर पता चला कि उसने अपना फोन ही बंद कर दिया है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। भाइयों के इस अनोखे प्यार पर वह गुस्से और हैरानी से हंस पड़ी। उसने जॉन फैन से कहा कि चूंकि उसके भाई ने उसे नाराज किया है और अब छिपा घूम रहा है तो अब गुस्सा उसी पर उतरेगा। जांग फैन ने घूरते हुए साफ कहा कि यांग जैसे बेरहम डरपोक को भाई कहलाने का कोई हक नहीं है और उस वक्त वह सचमुच यही महसूस कर रहा था। वह हैरान रह गई। फिर उसने हुक्म दिया कि उसके आदमी उसे घसीटकर अंदर ले जाएं। उसने अपना नाम वुशियान बताया और कहा कि वह उसके भाई की कॉलेज क्लासमेट थी जिसके पीछे यांग बस रसूख पाने के लिए हाथ धोकर पड़ा था। वह उस अमीर और रसूखदार वो परिवार के करीब आना चाहता था, पर आखिरकार उसे पता चला कि कॉलेज में वो कई लड़कियों को धोखा दे रहा था। कुछ तो उसकी वजह से बेहद दर्दनाक हालात में पहुंच गईं। गुस्से से भरी वुशियन अपना बदला लेने आई थी। उसने पूछा कि क्या उसने वो ग्रुप का नाम सुना है और गर्व से खुद को उस साम्राज्य की वारिस घोषित किया। सच कहें तो वह कोई मामूली औरत नहीं थी जिससे उलझा जाए। उसने पूछा कि वह अपने भाई के धोखे का हिसाब कैसे चुकाएगा। जॉन फैन को अंदाजा नहीं था कि उसका भाई इतना गिरा हुआ इंसान है, पर वैसे भी योंग पहले ही दिखा चुका था कि वह अपने फायदे के लिए अपनों की भी बलि चढ़ा सकता है। उसकी नीचता की कोई हद नहीं थी। जॉन फैन ने कहा कि उसने उनका घर तो पहले ही जलाकर राख कर दिया है, अब और क्या चाहिए। वुजिन ने उसकी तरफ देखा और कहा कि उसने सुना था कि यांग उस औरत का जन्मदिन मना रहा है, इसलिए सबक सिखाने को आदमी भेजे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे पैतृक घर में दुबक जाएंगे। उसने कहा कि वह मकान के नुकसान का हिसाब अलग से करेगी क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। एक बेपरवाह इशारे के साथ वू शियन ने उसकी तरफ एक कार्ड फेंका और कहा कि इसमें 2 लाख हैं जो मरम्मत के लिए काफी होंगे, लेकिन घर का मामला सुलझने के बाद भी उसके भाई द्वारा उसके दिल से खेलने का हिसाब बाकी था। उसने सुझाव दिया कि छोटे भाई होने के नाते शायद उसे ही इसकी कीमत चुकानी चाहिए। बीते वक्त में वो बिना सोचे समझे आगे आ जाता, पर अब हालात अलग थे। उसका भ्रम टूट चुका था। उसने बताया कि कैसे उसने पढ़ाई छोड़कर कोयला खदानों में हाड़ तोड़ काम किया ताकि यांग की पढ़ाई का खर्च उठा सके। बेहद तकलीफ और खतरे झेलते हुए वह लगभग जिंदा दफन होने से बचा था, जबकि उसका भाई उसके खून पसीने की कमाई से लड़कियों को रिझाता रहा। यांग को कभी उसके जीने मरने की परवाह नहीं थी, इसीलिए अब से वे एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। वुशियन हंसी और पूछा कि क्या उसे सचमुच लगता है कि भाई से नाता तोड़ने पर वह बच जाएगा। चूंकि वे एक ही कोख से जन्मे हैं तो वो भी वैसा ही होगा। उसे पूरा यकीन था कि वह जॉन फैन और वह दूसरी औरत अंजाम भुगतेंगे और उसके हाव भाव से साफ था कि वह गंभीर है। वुशियन ने उसका चेहरा थपथपाते हुए कहा कि उसने उस औरत को आग से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जिससे साफ है कि वह झांग फान युमा की बहुत परवाह करता था, शायद अपनी भलाई से भी ज्यादा। वुशियान के जाने के बाद झांग फान युमा के घर पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन उसे देखते ही उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया।
और उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ गया। उसने रूखेपन से पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा है। जब उसने कहा कि वह योंग को ढूंढ रहा है तो उसने कहा कि उसका भाई बाहर है। जांग फान ने जवाब दिया कि वह यह मामला नहीं संभाल पाएगी और बाहर इंतजार करने का फैसला किया। उसने अपार्टमेंट के पास कृत्रिम झील के किनारे एक बेंच ढूंढी और बैठ गया। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। फिर यूमा की आवाज गूंजी कि उसे सब कुछ जानने का पूरा हक है कि उसके भाई के साथ क्या चल रहा है। हालांकि उसका लहजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जांगफा ने ठंडी हंसी हंसते हुए पूछा कि इतने कम समय के बाद उसका सच में कितना हक बनता है। आखिर वह कितना जानती थी उस इंसान के बारे में जिससे वो प्यार करती थी। यूमा ने उसे तीखी नजरों से देखा और कहा कि पिछले 4 सालों से वो ऐसे गायब था जैसे धरती से भाप बनकर उड़ गया हो, जबकि उसे ढूंढने की तमाम कोशिशें की गईं। इसके बजाय वह किसी और का घर जमाई बन बैठा था जो उसे बेहद हास्यास्पद लगा। इसलिए उसने दावा किया कि वह पिछले 4 साल उससे बेहतर जानती है। जांग फान हताशा में हंस पड़ा और पूछा कि उसने योंग से ये क्यों नहीं पूछा कि उसके पैसे कहाँ से आए, अगर उसे कोई खबर नहीं थी। यूमा का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है कि योंग की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का सारा खर्च तुम ही उठा रहे थे? जांग फान ने कहा कि वह अब अतीत की बातें नहीं करना चाहता। उसने कहा कि अगर उसे जरा भी भरोसा है तो तुरंत योंग को छोड़ दे। अगर वह अलग नहीं हुई तो उस शियान का गुस्सा उसे भी बर्बाद कर देगा। यूमा भड़क उठी और पूछा कि वो उसकी जिंदगी का फैसला करने वाला कौन होता है। उसने पूछा कि क्या वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह भी अपने भाई की तरह उसे पसंद करता है। तभी हताशा में झांग फान चिल्ला उठा कि वह उसे पसंद करता है और बचपन से ही उससे प्यार करता है। यह सच उसने दिल में दबाकर रखा था। ये शब्द बोलते ही घबराहट से उसका दिल धड़कने लगा और वह उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उनके बीच काफी देर तक गहरा सन्नाटा पसरा रहा। अचानक यूमा की कांपती हुई आवाज आई। उसने पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। जिस दिन योंग ने उसे अंगूठी दी थी उसने उसकी राय भी मांगी थी। उसने खुलासा किया कि वो हमेशा से जियोंग फान से प्यार करती थी, उसके भाई से नहीं। सालों से वो उसके मुंह से यही शब्द सुनने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो हमेशा इतना शांत और संकोची रहता था कि वो कभी जान ही नहीं पाई कि उसके दिल में क्या है। जियोंग फान इस खुलासे से सन्न रह गया। यूमा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए कहा कि वह पहले ही उसके भाई को वचन दे चुकी है। उसके लिए यह इजहार बहुत देर से हुआ था। उसने नफरत जताते हुए घुटनों के बल बैठकर रोना शुरू कर दिया। जांग फान के सीने में जैसे खंजर चल गया हो। अब उसे सारी सच्चाई समझ आ रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह उसके इजहार का इंतजार कर रही थी और खुद को कोसने लगा कि उसने यांग के झूठ पर भरोसा क्यों किया। वह हकलाते हुए माफी मांगने लगा, लेकिन यूमा ने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि माफी की हकदार वह नहीं बल्कि उसके वे जज्बात हैं जो उसने उस पर जाया किए। उसने उसे सालों तक अनगिनत मौके दिए, पर यह बर्बादी सिर्फ उसकी वजह से हुई थी। अब जब उन्होंने अपना मौका, इसे यहीं खत्म होना था। उसने कड़ाई से जताया कि वह अब उसके भाई की प्रेमिका है। उसका मानना था कि यांग ने आग से उसे बचाया था और वह विश्वासघात नहीं करेगी। जांग फान ने तड़पकर उसे सच बताना चाहा कि उस रात यांग ने नहीं बल्कि उसने उसे बचाया था। यूमा ने बस एक ठंडी नजर डाली और उपहास उड़ाया। उसने पूछा कि क्या वह उसकी बातों पर यकीन करे। उसने माना कि वो प्यार करती थी, लेकिन उसकी इन कीली करतूतों ने सब बदल दिया। उसने ताना मारा कि जब वो तड़प रही थी वो दामाद बनकर ऐश कर रहा था। क्या उसने कभी उसके जज्बातों की परवाह की? उसका यह इजहार अब सिर्फ एक शर्मनाक हरकत थी। वो सोचती थी कि क्या उसके लिए एक पत्नी काफी नहीं थी, जो वह अब उसके जज्बातों से खेल रहा था। उसके लिए जांग फान बेहद पाखंडी बन चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इंसान निकलेगा। उसने साफ कह दिया कि अगर वह भाई की प्रेमिका न भी होती तो भी उसके साथ कभी नहीं रहती। अब वह सिर्फ नफरत के काबिल था। जांग फान को समझ आया कि यांग ने ये सारा खेल रचा था और अपनी शादी को लेकर झूठ फैलाया, क्योंकि वह जानता था कि यूमा उससे प्यार करती है। दर्द के बावजूद वह चुपचाप उसे बर्बाद होते नहीं देख सकता था। उसने दावा किया कि असली धोखेबाज योंग ही है, जिसके पास कई औरतें हैं और यूमा सिर्फ एक जरिया है। जवाब में यूमा ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। दांत भींचकर उसने कहा कि वह योंग पर ऐसे कीचड़ उछालने नहीं देगी। वह उसके चरित्र को अच्छी तरह जानती है और चांग फान को इकलौता कमीना बताया। गाल पर जलन थी, लेकिन दिल का दर्द कहीं ज्यादा गहरा था। ठीक तभी यांग वापस आ गया। यूमा को रोता देख उसने तुरंत कड़े स्वर में पूछा कि क्या जियोंग फान उसे परेशान कर रहा था। योंग ने कहा कि भले ही झांग फान उसका अपना खून है, पर यूमा की रक्षा वो जान देकर करेगा। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा बकवास करने की जुर्रत की तो वह बिल्कुल भी कतराएगा नहीं। यह धमकी सिर्फ एक सोची समझी चाल थी ताकि यूमा को अपने प्यार का पूरा यकीन दिला सके। जांग फान ने उसे चेताया कि हालात बेकाबू होने से पहले वो जाकर उस शियान को ढूंढ ले, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन यांग ने उपहास उगाते हुए कहा कि वह किसी वुचियन को नहीं जानता। यांग ने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया ताकि यूमा को दूर कर सके, पर वह ऐसी घटिया चालों में कभी नहीं आएगी। वह उसकी तरफ घूमा और विश्वास की भीख मांगने लगा। उसने कसम खाई कि वह किसी वुशियन को नहीं जानता।
युमा हल्की मुस्कान के साथ बोली कि अगर उसे इतना भी भरोसा नहीं तो वो उसकी प्रेमिका बनने के काबिल नहीं। योंग अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए युमा के कंधे पर हाथ रखकर चला गया, लेकिन रात होते ही वू चियन के 2 गुंडे आ धमके। वे झांग फान को शहर के बाहरी इलाके वाले विला ले गए। अंदर ताश के कमरे में वू शियान बैठी थी, जिसकी बाईं आंख का निशान आज ज्यादा ही साफ दिख रहा था। उसने पूछा कि क्या काम हो गया। उसके सिर हिलाते ही वह गुस्से से मेज पर हाथ मारते हुए चिल्लाई कि वह अब तक उसके पास क्यों नहीं आई। उसने गुराकर कहा कि वह जानती है कि लड़की कहाँ छिपी है। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर आया और खबर दी कि निशाना मिल गया है और वे उस औरत को भी साथ लाए हैं जिसका नाम युमा है। जांग फान का दिल बैठ गया। वह समझ गया कि युमा भी फंस चुकी है। वू शियान ने आगे बढ़कर कहा कि अगर कल उसने रास्ता न दिखाया होता तो वे वहां न पहुंचते। तब उसे समझ आया कि उसका पीछा किया गया था। उसने समझाने की लाख कोशिश की कि युमा बेकसूर है और उसका योंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वू शियान ने उसकी बात काटते हुए उसे चुप रहने को कहा क्योंकि उस लड़की का नाम सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने धमकी दी कि अगर वह फिर बोला तो वह उसकी जीभ कटवा देगी। 10 मिनट बाद योंग और युमा को अंदर घसीट कर लाया गया जहां वूचियन ने तुरंत योंग पर लात घूंसों की बरसात कर दी। योंग ने बचने की कोशिश की, लेकिन एक गुंडे ने उसे जमीन पर दे मारा। डरी सहमी युमा चिल्लाने लगी और उन्हें रुकने के लिए कहते हुए धमकी दी कि अगर ये मारपीट बंद नहीं की तो वह पुलिस बुलाएगी। वूचियन ने उसे एक ठंडी और तीखी नजर से देखा और कहा कि वो वाकई बहुत खूबसूरत है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि योंग ने उसके लिए धोखा दिया। उसने चेताया कि उसे नाराज करने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। घबराए योंग ने गिड़गिड़ाते हुए वो शियान से कहा कि यह गलतफहमी है और कबूला कि उसने झूठ बोलकर बहुत बड़ी भूल की थी। उसने फिर एक नया झूठ बोला कि उसका और युमा का रिश्ता कुछ ही दिनों का था, क्योंकि वे एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। उसने वू शियान से कहा कि वह सिर्फ उससे प्यार करता है। इस ड्रामे से चिढ़कर वू चियन ने युमा पर फेंकने के लिए एशट्रे उठाई, पर गार्ड ने रोक लिया। उसने गुर्राते हुए कहा कि वह हर नुकसान की भरपाई कर सकती है। फिर उसने योंग से कहा कि वह ध्यान से सुने। उसने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि वह उसे छोड़ रही है। उसके लिए योंग जैसा कचरा उसका बैग उठाने के लायक भी नहीं है, लेकिन उसने उसे उकसाया है और चूंकि उसे इस लड़की से प्यार है तो वह खुद अपनी आंखों से उसे तबाह होते देखेगा। वह उसकी जिंदगी को नर्क बना देगी। अपने गार्डों की तरफ घूमकर उसने कहा कि आज उनकी लॉटरी लग गई है। उसने युमा को उन्हें सौंप दिया और हिदायत दी कि वे उस नाजुक कली पर रहम बरतें, क्योंकि वह नहीं चाहती कि किसी की जान जाए। उन गुंडों की आंखों में चमक आ गई और वे तड़पती युमा को अंदर घसीटने लगे। योंग जमीन पर गिरकर वो शियान के पैर पकड़ने लगा और रहम चाहने लगा। वह गिड़गिड़ाया कि युमा को नुकसान न पहुंचाए और वादा किया कि वह उसकी सलामती के बदले कुछ भी करेगा। वुशियन ने उसे एक खौफनाक विकल्प दिया। अगर वह अपना हाथ कुर्बान कर दे तो वह लड़की को छोड़ देगी। योंगड़ेती एल्बलिए। अगर मैं इशियन का चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। उसे हिचकिचाता देख वुशियन ने नफरत से उसे लात मार दी। वह जानती थी कि उसमें हिम्मत नहीं है और चूंकि उसने मौका गंवा दिया है, इसलिए अब वह कोई दया नहीं दिखाएगी। उसने अपने आदमियों को युमा को ले जाने का हुक्म दिया। तभी जांग फान बैंक कार्ड लेकर आगे बढ़ा और दिए गए 2 लाख रुपए लौटाने की बात कही। उसने मिन्नत की कि वह युमा को जाने दे, तो उसने पलक के चलने की दौरा का रुपए लौटाने की बात कही पैसे के बदले। वुशियान ने उसकी तरफ बेरुखी से देखा, क्योंकि उसकी हैसियत की औरत के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हिसाब असली गुनहगार से ही लिया जाए, क्योंकि इस सब में यूस्टे एंड टेक में माँ बेकसूर है। ये एक ऐसी रहम की गुहार थी जो वह शायद ही कभी दिखाती है। वुशियन ने उसे देखा और चुनौती दी, क्या वह उसकी सलामती के बदले अपना हाथ देगा। उसने उसका उपास करते हुए सोचा कि वह भी अपने भाई जैसा ही डरपोक होगा, लेकिन हैरान करते हुए झांग फान ने जोर से हामी भर दी, बशर्ते वह अपना वादा निभाए। वू शियान के चेहरे पर सचमुच हैरानी की एक झलक दिखाई दी। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 गार्डों ने झांग फान का दायां हाथ मेज पर जकड़ लिया, जबकि एक ने भारी स्टूल हवा में उठाया। गार्ड ने चेताया कि एक चोट उसका हाथ हमेशा के लिए बेकार कर देगी। वह जांग फान को याद दिलाता है कि ये औरत उसके भाई की है, फिर वह हद पार क्यों कर रहा है। जांग फान नायक बनने की कोशिश करता है, हालांकि वह ठंडे पसीने से तर था। उसने खुद से कहा कि वह बर्बाद नहीं होने देगा। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और शरीर कड़ा हो गया। एक भारी धमक के तुरंत बाद एक दर्दनाक चीख गूंजी। जांग फान ने झटके से आंखें खोली और सामने देखा कि जांग योंग अपना दायां हाथ दबाए दर्द से करा रहा है। वू शियान ने ऐलान किया कि अब सारा हिसाब बराबर हो चुका है। उसने झांग योंग को दोबारा कभी परेशान न करने की चेतावनी दी और इलाज के खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए। ये साफ था कि वह अपना काम पूरा कर चुकी थी। उसने उन्हें छोड़ दिया। योंग के घायल हाथ को देखकर युमा फूट फूट कर रोने लगी। स्वाभाविक रूप से उसने मान लिया कि उसने उसे बचाने के लिए ये कुर्बानी दी।
हकीकत में जियोंग योंग ने कभी नहीं सोचा था कि स्टूल उसे लगेगा। भाई के लिए यूमा का यह दर्द देख जियोंग फान सोचने लगा कि काश उसने वो वॉर खुद पर झेला होता। यूमा तुरंत जियोंग को अस्पताल ले गई। मन में कड़वाहट के बावजूद जियोंग फान उनके पीछे गया और जाना कि उसके भाई के हाथ में कई फ्रैक्चर आए हैं। अगली सुबह जियोंग योंग को जनरल वार्ड में भेजने के बाद जियोंग फान उससे मिलने गया। अचानक उसके भाई ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि वह अपने ही सगे खून के साथ इतना बेरहम कैसे हो सकता है। उसने गुस्से में पूछा कि उसने उन दोनों को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की थी। इधर जांगफान इस आरोप से हैरान है और युमा शक से उन्हें देख रही है। तभी जांगयोंग उसे मासूमियत का नाटक बंद करने को कहता है और वुशियन का दिया बैंक कार्ड दिखाता है। वो सवाल करता है कि वैसी औरत जांगफान को 2 लाख क्रेडिट्स क्यों देगी। उसका दावा है कि वुशियन कभी युमा से नहीं मिली, इसलिए जांगफान ने उन्हें धोखा दिया है। वो रोना रोता है कि उसने जांगफान को भाई जैसा माना पर बदले में सिर्फ धोखा और मौत मिली। वो कहता है कि खुद पर खतरा वो सह लेता, पर युमा मासूम थी। अगर उसने अपना हाथ दांव पर न लगाया होता तो वो गुंडे पक्का उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते। वो जांगफैन पर इल्जाम लगाता है कि वो युमा को पा नहीं सका, इसलिए उसे बर्बाद करना चाहता है। वो उसे तुरंत बाहर जाने को कहता है। जांगफैन ने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना भाई उस पर ऐसा घटिया हमला करेगा। ठंडी नजरों से युमा पूछती है कि क्या ये सच है, क्या उसने सच में उस खतरनाक औरत से पैसे लिए हैं। जांगयोंग कहता है कि कार्ड अभी भी उसके पास है। वो दावा करता है कि उसने कल रात जांगफैन को यह मानते सुना था कि पैसे वुशियन ने दिए थे। ये सुनकर युमा अपना आपा खो देती है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो चिल्लाने लगती है। वो पूछती है कि क्या इसी तरह वो अपना झूठा प्यार दिखाता है। वो उसे एक बेरहम और एहसान फरामोश इंसान कहती है और फौरन चले जाने को कहती है। ये सच में एक बेहद गहरा झटका था। जांगफैन समझाने की कोशिश करता है पर गुस्से में पागल युमा कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर से जांगयोंग आग में घी डाल रहा है, जिससे युमा अब जांगफैन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी है। वो सचमुच उसे धक्का देकर अस्पताल के कमरे से बाहर निकाल देती है। जांगफैन सुलगते गुस्से से भर जाता है कि युमा उस पर शक और जांगयोंग पर इतना भरोसा क्यों करती है, जबकि उसने आग में अपनी जान दांव पर लगाई थी। उसकी सुरक्षा के लिए वो अपना हाथ गंवाने को तैयार था, पर उसके सारे खामोश बलिदान भाई के झूठ के सामने हल्के पड़ गए। वो पूरी तरह निराश हो जाता है। अगर वो इतनी जिद पर अड्डी है कि जांगयोंग ही इस कहानी का हीरो है, तो वो सच उसे खुद ही पता लगाने देगा। वो इस ड्रामे से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला करता है। जैसे ही वो अस्पताल से निकलता है, एक लग्जरी कार वहां रुकती है। कार का शीशा थोड़ा नीचे होता है। यह वू शियन है जो उंगली के इशारे से उसे बुलाती है। जब वो उसे अंदर बैठने को कहती है तो जांगफैन पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, जिससे वो उसकी झिझक का मजाक उड़ाती है। वो मजाक में कहती है कि चेहरे पर निशान के बावजूद उसकी दौलत की वजह से उसके कई चाहने वाले हैं। थोड़े संकोच के बाद जांगफान पास जाता है और पूछता है कि उसने आखिर उसे अपनी जांगयोंग के साथ इस दुश्मनी में क्यों घसीटा, खासकर तब जब उसके भाई ने उस पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। वुशियन उसे ठंडी नजरों से देखती है और कहती है कि लोग कुछ भी बकवास कर सकते हैं। वो पूछती है कि क्या उसे सच में उस घटिया जांगयोंग की परवाह है। सच तो यह है कि उसे अपने भाई की नहीं बल्कि युमा की फिक्र थी। वो बैंक कार्ड कार की खिड़की के अंदर फेंक देता है और कहता है कि वो इसे वापस कर रहा है। जैसे ही वो मुड़ता है, वुशियन चिल्लाकर पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है। वो यकीन नहीं कर पाती कि उसने चंद बातों के लिए 2 लाख क्रेडिट्स ठुकरा दिए। वो कहती है कि ये कोई रिश्वत नहीं बल्कि उसके घर का हर जाना है। वो कहता है कि अगर वो आगे उसके लिए मुश्किलें खड़ी न करे तो यही काफी होगा। उसे डर है कि ऐसे पैसे लेने से उसकी जान भी जा सकती है। अगर वो अभी पैसे ले लेता और बाद में उसने इरादा बदल लिया तो कीमत बहुत भारी होगी। बीते 4 सालों में उसने कुछ पैसे बचाए हैं और अब वो एक नौकरी ढूंढना चाहता है ताकि मेहनत से अपने घर की मरम्मत करा सके। कम पढ़ा लिखा होने की वजह से कई दिनों तक उसे हर जगह से दुत्कारा गया। फिर एक दोपहर गली में उसे अपना बाद में सड़क किनारे बारबेक्यू स्टॉल पर शराब पीते हुए फैटी ने सुझाव दिया कि अगर इस शहर में जीना मुश्किल है तो उन्हें मिलकर रास्ता निकालना चाहिए। जांगफान राजी हो गया। फैटी ने बताया कि उसने साल भर ग्रिल करना सीखा है और लीचिंग में स्टॉल खोलना चाहता है, पर पूंजी नहीं है। स्टॉल का मालिक उनकी बातें सुनकर बियर लेकर उनके साथ बैठ गया। उसने माना कि वह 10 साल बाद थक चुका है और दुकान सौंपना चाहता है सही कीमत पर। शराब के नशे में जांगफान और फैटी ने 1,20,000 क्रेडिट्स में स्टॉल लेने का सौदा कर लिया। जांगफान ने पैसे दिए जबकि फैटी ने अपना हुनर लगाया। वे 70 और 30 के मुनाफे के बंटवारे पर राजी हुए। 10 दिनों की मरम्मत के बाद दुकान शुरू हुई और पहला ही दिन काफी व्यस्त रहा। वे काम में डूब गए जब तक कि आंटी वोंग और उनकी बेटी मदद के लिए नहीं आई। जैसे ही चीजें संभली, एक शैंपेन रंग की BMW आकर रुकी। युमा और जांगयोंग कार से बाहर निकले। जांगयोंग ने उससे कहा कि इससे उसकी बात सच साबित होती है कि जांग
फानवू शियान के पैसों के बिना यह दुकान नहीं चला सकता था। झांग योंग ने उस पर घमंडी नजर डाली। बेकबर फैटी ने कहा कि झांग फान का भाई और यूमा आ गए हैं। ने उसे कोहनी मारी और फुसफुसाया कि वह काम पर ध्यान दे। झांग फान अंदर जाने लगा, पर झांग योंग ने उसे बात करने के लिए रोक लिया। झांग फान ने पास जाकर रूखे स्वर में पूछा कि वह क्या चाहता है। झांग योंग ने चश्मा ठीक करते हुए कहा कि जब घर आग में खाक हो चुका है तो इसे रखने का कोई फायदा नहीं। कोई यह जमीन खरीदना चाहता है, इसीलिए वह इसे बेचने की सोच रहा है। झांग फान ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उनके माता पिता की यही आखिरी निशानी थी। झांग योंग ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा कि जला हुआ घर बेकार है। उसने जोर देकर कहा कि बड़ा भाई होने के नाते अंतिम निर्णय उसी का होगा, चाहे कोई भी विरोध करे। खरीदार 4 लाख क्रेडिट्स दे रहा है, जिसे वे आधा आधा बांट लेंगे। झांग योंग ने कहा कि झांग फान ने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसके बावजूद वह बेरहम नहीं बनेगा और एक एक पाई का हिसाब देगा। झांग फान उस इंसान से खुद को बेरहम कहे जाने के मजाक पर हताशा में सिर्फ हंस सका जिसने खुद आग लगाई थी। उसने अपने भाई से पूछा कि क्या वह सचमुच घर क्यों जला। यह समझने के लिए वो जॉनयंग को याद दिलाता है कि संपत्ति दोनों की है और वह इसे हाथ से नहीं जाने देगा। वह साफ कर देता है कि जब तक वो मना करेगा कोई उस घर को नहीं छुएगा। जॉनयंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, जबकि यूमा हामी भरते हुए खंडहरों को बेकार बताती है। झांग फैन उसे चुप कराता है और याद दिलाता है कि वह अभी सिर्फ गर्लफ्रेंड है, मंगेतर भी नहीं, और उसका कोई हक नहीं है कि वह उसके परिवार के घर का फैसला करे। यह पहली बार था जब उसने उस पर अपना आपा खोया, जिससे यूमा हैरान और बेजुबान रह गई। सच कहें तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसमें इतना दम होगा। जॉनयंग कुछ पल सोचता है और एक समझौते का सुझाव देता है। वह अपनी आधी संपत्ति बेच देगा। इस सुझाव पर झांग फैन गुस्से से तमतमा उठता है। वह झांग यांग से पूछता है कि क्या किसी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को सचमुच अपना घर बेचने की जरूरत है। कुछ लोग इतने अंधे होते हैं कि आसानी से मूर्ख बन जाते हैं। यूमा समझ जाती है कि यह ताना उसी के लिए है और भड़क उठती है। उधर जोंग गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। जॉनयंग उसे चुप रहने को कहता है। वह दावा करता है कि वह यूमा से प्यार करता है, उसकी दौलत से नहीं। वह अपनी काबिलियत के बल पर उसे संभालेगा। वह कभी मुफ्तखोर नहीं बनेगा, जॉन की तरह। झांग फैन, जिसने सिर्फ एक बारबेक्यू स्टॉल खोलने के लिए अपने ही भाई को धोखा दिया, वह खुद को एक ईमानदार इंसान मानता है। झांग फैन केवल एक ठंडी मजाक उड़ाती हंसी हंस सकता है। तनाव बढ़ता देख आंट वैंग और फैटी तुरंत मामले को शांत करने के लिए बीच में आते हैं। आंट वोंग सुझाव देती हैं कि घर पर बाद में बात करें, क्योंकि आज ग्रैंड ओपनिंग है। वह उन्हें यहीं रुककर समर्थन करने के लिए कहती हैं, नए काम को सपोर्ट करने के लिए कहती हैं। फैटी मुस्कुराते हुए उन्हें मुफ्त दावत का ऑफर देता है ताकि वे उसके खाने का स्वाद चखें और सलाह दें। इस माहौल में ये अच्छी लेकिन थोड़ी बेमौका कोशिश थी। झांग योंग और यूमा आखिरकार रुक जाते हैं। जैसे ही फैटी चाय परोसता है, झांग यांग अजीब व्यंग्य भरे लहजे में बोलना शुरू करता है, जैसे उसकी भड़ास अभी खत्म नहीं हुई हो। वह फैटी की ओर मुड़ता है कि चूंकि वे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उसे चेतावनी देनी चाहिए कि झांग फैन पैसे के लिए अपने ही परिवार को त्यागने वाला इंसान है और फैटी को सावधान रहना चाहिए ताकि वह धोखा खाकर सड़क पर न आ जाए। जबकि झांग फैन खामोश गुस्से में जल रहा है। एंटवाइन उसे शांत रहने का इशारा करती है। फैटी बस सिर खुजलाते हुए कहता है कि वह झांग फैन को बचपन से जानता है, वह वैसा इंसान नहीं है। लेकिन जॉन यंग गंभीर होकर जवाब देता है कि लोग बदल जाते हैं, जबकि यूमा रूखेपन से उसकी बात का समर्थन करती है। वह फैटी को याद दिलाती है कि किसी का बुरा मत करो, पर हमेशा सतर्क रहो। जैसे ही शाम ढलती है, एक नया ग्रुप आता है। यूज्ड कार बिजनेस के 7 या 8 लड़के बैठते हैं। ऐसा हुजूम जो अक्सर छोटी दुकानों के लिए आफ्त बनता है। जोंग फैन पूरी सावधानी से उन्हें सर्विस देने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक गंजा आदमी खाना परोसते समय आंट वोंग को परेशान करने के लिए हाथ बढ़ाता है। शर्म और गुस्से से भरी आंट वोंग एक जोरदार थप्पड़ से जवाब देती हैं, जिससे वे मेजें पलटने और स्टूल तोड़ने लगे और उसे सबक सिखाने के लिए ले जाने की धमकी देने लगे। झांग फान ने प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वे नहीं माने और मारपीट पर उतारू हो गए। ये देखकर झांग योंग तुरंत यूमा का हाथ पकड़कर भागने लगा। वह इस झमेले में पड़ने से बहुत डर रहा था, लेकिन यूमा हिचकिचाई। उसने याद दिलाया कि वे आंट वोंग को बचपन से जानते हैं और ऐसे तमाशा नहीं देख सकते। झांग योंग डरकर पीछे हटा और फुसफुसाते हुए उसे चुप रहने को कहा ताकि कोई सुन न ले। उसने समझाया कि ये लोग पुरानी गाड़ियों के धंधे से हैं, जो बहुत खतरनाक गिरोह है। उसके मुताबिक ये कानूनी आड़ में छिपे अपराधी हैं और इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, खासकर तब जब वू शियान ने झांग फान को पैसे दिए थे। उसने ताना मारा कि झांग फान को घमंड था कि धंधा चलाना आसान है, खासकर जब अंडरवर्ल्ड के गुंडों से निपटना पड़ता है। उसके हिसाब से टिके रहने के लिए दोनों दुनिया में सेटिंग होनी चाहिए। वह तो यह भी सोचता है कि दुकान का तबाह होना ही अच्छा है, क्योंकि शुरुआत का पैसा गलत था। उसने इसे कर्मा कहा। यूमा ने हैरान होकर झांग फान को देखा।
उसकी आंखों में अजीब से भाव थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, जांग योंग ने उसे टोक दिया। उसने पूछा कि क्या वह भूल गई कि उसका हाथ कैसे जख्मी हुआ था। उसका दावा था कि अगर जांग फान ने वो शियान के आगे मुखबिरी न की होती तो उनका यह हाल न होता। उसने दलील दी कि भले ही गलती उसकी थी, पर जांग फान को पैसों के लिए अपनों का नुकसान नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर युमा के तेवर बदल गए और वह गाड़ी की तरफ मुड़ी। तभी आलीशान गाड़ियों का एक काफिला चाली की तरफ मुड़ी। वहां सड़क किनारे आकर रुका, जिसमें से अमीर घराने के लड़के लड़कियों का एक ग्रुप बाहर आया। उस काफिले की सबसे महंगी गाड़ी का मालिक कोई और नहीं बल्कि खुद वो शियान था, जिसने उतरते ही अपना चश्मा उतारा और सीधे जांग फान से पूछा कि यह तोड़फोड़ किसने की। जैसे ही उसकी नजर जांग योंग और युमा पर पड़ी, जांग योंग का पूरा बदन कांप उठा और वह हकलाते हुए चिल्लाया कि उसने कुछ नहीं किया। वो शियान ने ठंडी सांस ली और बाकी सबको नजरअंदाज करते हुए सीधे उस गंजे आदमी और उसके साथियों की तरफ बढ़ा। उसने रॉब से पूछा कि क्या उन्होंने ही यहाँ तोड़फोड़ की है। पुरानी कारों के धंधे वाले वे गुंडे हिचकिचाई, क्योंकि वे समझ गए थे कि इन नए लोगों का रुतबा बड़ा है। पर गंजे ने अकड़ दिखाते हुए वो शियान को दूर रहने को कहा। उसने कहा कि वे जांग लियोवा के आदमी हैं, ये सोचकर कि ये नाम ही काफी होगा और वू शियान ने उसके बारे में जरूर सुना होगा। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वू शियान ने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ऐसे खतरनाक गुंडों के सामने ये वाकई एक बेहद दिलेरी भरा कदम था, जिसे देखकर जांग फान ने सोचा कि वू शियान अचानक उसे बचाने के लिए इस हद तक क्यों जा रहा है। तभी वू शियान ने भीड़ के सामने ऐलान कर दिया कि जांग फान अब उसका बंदा है और जो कोई भी उसे परेशान करेगा वह सीधे वो शियान से दुश्मनी मोल लेगा। इस बात से हैरान होकर जांग फान ने तुरंत आपत्ति जताई और कहा कि वह किसी का बंदा नहीं है, वह वो शियान का एहसानमंद था। फिर भी उसने सच को न बिगाड़ने की गुजारिश की। वो शियान बस मुस्कुराया और इससे पहले कि जांगफान कुछ समझ पाता, उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर हक जताते हुए कहा कि पहले ऐसा नहीं था पर अब है। उसने वादा किया कि वह अब से जांगफान की हिफाजत करेगा और उसे बताया कि आगे कोई भी परेशान करे तो सीधे उसे बताए ताकि वह खुद उनसे निपट सके। ऐसी सुरक्षा की उम्मीद जांग फान को कभी नहीं थी। सरेआम प्यार जताने के इस तरीके से शर्माकर और लाल होकर उसने खुद को पीछे खींच लिया। वहीं पास खड़ा जांग योंग नफरत और गुस्से से यह सब देख रहा था। उसने युमा से तुरंत चलने को कहा क्योंकि जांग फान का मददगार आ चुका था। युमा ने मुड़ने से पहले जांग फान को एक उलझन भरी नजर से देखा और चली गई। वुशियान फिर से उन गुंडों की तरफ मुड़ा और ठंडे लहजे में बोला कि भले ही जांग लियोवा का इतिहास काला रहा हो, पर वो यहाँ के किसी भी लोकल गुंडे से नहीं डरता। वह गंजा आदमी तुरंत घबरा गया और गिड़गिड़ाने लगा। वुशियान ने उन्हें इस शर्त पर जाने देने का फैसला किया कि वे तोड़ी गई हर एक चीज का हर्जाना देंगे। वे तुरंत राजी हो गए और कहने लगे कि ये तो बिल्कुल जायज बात है। फिर वू शियान ने जांग फान से नुकसान का हिसाब लगाने को कहा। हालांकि जांग फान इस तरह के एहसानों का कर्जदार नहीं बनना चाहता था। आखिरकार उस गंजे ने 2000 युआन फेंके, झटपट माफी मांगी और दुम दबाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। आंट वुंग ने सच्चे दिल से वू शियान का शुक्रिया अदा किया और माना कि अगर वह बीच में न आता तो आज यहाँ कोई बड़ा अनर्थ हो जाता। वो शियान ने विनम्रता से बात को टालते हुए कहा कि वो और जांगफान काफी करीबी हैं। हालांकि जिस शरारती अंदाज से उसने जांगफान को देखा उससे वो उलझन में पड़ गया। हमेशा सकारात्मक रहने वाला फैटी जांगफान को देखकर हैरान था कि उसका दोस्त इतनी बड़ी हस्ती को जानता है और उसने कभी बताया भी नहीं। उसने सोचा कि वू शियान की ओट में अब दुकान सुरक्षित रहेगी। इसके बाद वू शियान ने आत्मविश्वास के साथ सबसे अपना परिचय कराया। उसने बड़े रॉब से कहा कि आगे से अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आए तो बस वू शियान का नाम ले लें। कानून और अंडरवर्ल्ड दोनों तरफ से पूरा सम्मान मिलेगा। उस दिन के बाद वू शियान रोज अपने अमीर दोस्तों की फौज लेकर दुकान पर आने लगा। सड़क पर उनकी महंगी गाड़ियों का मेला सा लग जाता था, पर अंदर ही अंदर जांग फान जानता था कि इन लोगों को रेडी का खाना पसंद नहीं था। वे तो बस वू शियान के कहने पर रोज हजारों युआन खर्च करने आते थे। हालांकि दुकान पैसे कमाने के लिए थी, पर यह लगातार मिलने वाली खैरात उसके जमीर पर बोझ बनने लगी थी। वह सोचने लगा कि कोई अजनबी उसकी इतनी मदद क्यों करेगा। कुछ दिन बाद उसने सच पूछने का मन बनाया, लेकिन उस शाम दुकान पर काफी भीड़ थी। तभी वहाँ जांग योंग और युमा फिर आ धमके। जांग फान को लगा कि वे खाने आए हैं, लेकिन जांग योंग ने तुरंत उन्हें पास बुलाया और सीधे मुद्दे की बात की। उसने ऐलान किया कि उसने पुश्तैनी मकान 4 लाख में बेच दिया है और वे इसे आधा यानी 2-2 लाख बांट लेंगे। उसने कहा कि वो उसका एक पैसा भी नहीं मारेगा। जैसे ही उसने बैंक कार्ड निकाला और टेबल पर फेंका, जांग फान के सब्र का बांध टूट गया। उसने झपटकर अपने भाई का कॉलर दबोच लिया और मुक्का तान दिया। यह देख युमा बीच बचाव के लिए दौड़ी, जबकि जांग योंग ने ताना मारते हुए उससे कहा कि उसे मारने दे। उसने दावा किया कि इतने बड़े मददगार वाले बंदे के खिलाफ वह हाथ भी नहीं उठाएगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा कि अब जब जांग फान वू परिवार की छत्रछाया में आ चुका है तो उसके लिए अपने भाई की कोई औकात नहीं रही। युमा ने मायूस होकर जांग फान से हाथ छोड़ने को कहा। उसने बताया कि उसने घर की जांच की थी और उसे रहने लायक बनाने के लिए ही 2 लाख रुपए के मरम्मत की जरूरत थी। उसने दलील दी कि पूरी मरम्मत के बाद भी वह सिर्फ 5 लाख में बिकता, इसलिए अभी 4 लाख मिलना एक शानदार मौका था जिसे गंवाना बेवकूफी होती। उसने यह भी कहा कि
जांग योंग ने उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है। जांग फान की कथित गलतियों के बावजूद उसके साथ इंसाफ हो रहा है, पर जांग फान के लिए वो घर सिर्फ एक जायदाद नहीं बल्कि माता पिता की आखिरी निशानी थी और उनका एकमात्र ठिकाना था, जिसे बेचने का मतलब था यादों को हमेशा के लिए दफन कर देना। गुस्से में पागल होकर उसने जांग योंग के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। सालों की मेहनत मजदूरी की ताकत से वह सीधे जमीन पर जा गिरा। युमा ने जांग फान को पीछे धकेला और जांग योंग को उठाने लगी। उसने जांग फान को नीच इंसान कहा, जबकि जांग योंग बेचारा बनने का नाटक करने लगा। उसने जांग फान को और मारने की चुनौती दी और उकसाया कि क्या उसमें अपने सगे भाई को जान से मारने या अपाहिज करने की हिम्मत है। जांग फान फिर से हाथ उठाने ही वाला था, पर फैटी ने तुरंत उसे पीछे खींचा और याद दिलाया कि ग्राहक देख रहे हैं और ये धंधे के लिए ठीक नहीं। जांग योंग ने जाते जाते धमकी दी कि अगर भविष्य में उसे कुछ भी हुआ तो सब जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ होगा। उसने इस पूरे बर्ताव को हद पार करने वाला बताया। युमा ने जांग योंग को गाड़ी में बिठाया और चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह अकेले वापस लौटी। जब वह सड़क किनारे खड़ी थी तो जांग फान उसके पास गया। उसने सीधे सवाल किया कि क्या उसे वाकई लगता है कि उसने अपने भाई के साथ जो किया वह सही था। उसने कहा कि जांग फान की तमाम गलतियों के बाद भी उसका भाई रिश्ते को निभाना चाहता था, जबकि जांग फान ने उसे चोट पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। उसने अफसोस जताया कि कैसे उसने बार बार इस रिश्ते को तार तार किया और कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि 4 सालों में वो ऐसा इंसान बन जाएगा। उसकी नजर में वो अब फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था और वो सोचने लगी कि क्या पैसा उसके लिए सचमुच इतना जरूरी हो गया था। उसने याद दिलाया कि कभी वे तंगी में भी साथ खड़े थे, पर आज दुश्मन बन चुके हैं। उसने चेताया कि इस अंजाम पर उसे एक दिन पछतावा होगा। जांग फान ने पलटवार किया और पूछा कि वह उपदेश देने आई है या सिर्फ अपने यार की वकालत करने, जबकि वह खुद अपने आदमी को संभाल नहीं पा रही। इस तीखे जवाब ने युमा को हैरान कर दिया और वह सन्न रह गई। जांग फान ने आगे पूछा कि क्या वह तब भी उसका साथ छोड़ देती अगर वह कहता कि आग से उसे उसने बचाया था और उसने कभी धोखा नहीं दिया। उसने पूछा कि क्या वह कभी यकीन करेगी कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर वू शियान के सामने उसकी हिफाजत की थी, क्योंकि उसकी नजर में तो जांग योंग ही हमेशा से हीरो था। कुछ पलों के लिए युमा के चेहरे पर हैरानी और गहरी सोच के भाव आए, पर फिर वह उसी बेरुखी में बदल गए। उसने जवाब दिया कि वह उस पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जब उसकी आंख खुली तो वह जांग योंग की बाहों में थी, जबकि जांग फान बेहोश पड़ा था। उसने पूछा कि कोमा में पड़ा इंसान किसी की जान कैसे बचा सकता है। उसने यह भी कहा कि भले ही वह दावा करे कि वू शियान ने उसकी वजह से उसे छोड़ दिया, चोट सिर्फ जांग यांग को आई थी, क्योंकि जांग फैन का तो बाल भी बांका नहीं हुआ था। उसने पूछा कि वो उस पर भरोसा कैसे करे, जिससे वो भड़क गया और गुस्से में उसे चुप रहने को कहा। उसने कहा कि वो बस इसी बात से खुश रहे कि उसने उसे विलेन बना दिया। उसने भी कह दिया कि वो अब उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। तभी गुस्से से लाल युमा के सामने वू शियान अपने अमीर साथियों के साथ आ पहुंची। उसने बाकी सबको अंदर भेज दिया और खुद बाहर ही रुक गई। वू शियान ने युमा पर नजर डाली और जांग फैन को चेतावनी दी कि अब वो उसका आदमी है, इसलिए धोखा देने की सोचे बिना। उसने धमकी दी कि अगर वो भटका तो उसका अंजाम उसके भाई से भी बुरा होगा। लेकिन युमा ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि एगर लेकिन धोखा आदमी बथर, क्या उसे पता है कि वो पहले से शादीशुदा है? युमा ने वू शियान को चुनौती दी कि वो उसकी पत्नी की राय पूछे। यह सुनकर वू शियान दंग रह गई और हैरान होकर जांग फैन को देखने लगी। युमा ने बात को और बढ़ाते हुए आगे कहा कि क्या वू शियान अब भी उसे सीधा साधा समझती है। फिर तंज कसते हुए उसने उसे खुश रहने की दुआ दी और कहा कि यह आखिरी बार है जब वो उससे मिलने आई है। युमा गाड़ी चलाकर चली गई और पीछे वू शियान ने जांग फैन का कान पकड़ लिया। आसपास खड़े लोगों के अजीब रिएक्शन के बीच वो उसे एक प्राइवेट कमरे में खींच ले गई और सीधे पैर पर जोरदार लात मारी। कमीने, बेहतर होगा कि तुम मुझे सच सच बता दो, क्या तुम सच में शादीशुदा हो? उसने अपना चश्मा उतारा और गुस्से से लाल होकर बैठ गई। उसने चेतावनी दी कि अगर सच छुपाने की हिम्मत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जांग फान ने बस इतना पूछा कि मेरी शादी से तुम्हारा क्या लेना देना है। वू शियान ने मेज पर हाथ मारकर कहा कि अगर वो शादीशुदा निकला तो उसके सारे प्लान बर्बाद हो जाएंगे। जाहिर है वो उन प्लान्स के बारे में जानना चाहता था। जब उसने युमा के दावे का जिक्र किया तो उसने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया और समझाया कि ये सब जांग योंग की सोची समझी साजिश का हिस्सा था। उसने सारी कड़ियां जोड़ी। युमा उससे प्यार करती थी, इसलिए उसे हथियाने के लिए जांग योंग ने शादी का झूठ बोला। ये एक जाना माना और आसान सा धोखा था। उसने अंदाजा लगाया कि उसका पूरा विवाद इसी औरत के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन जांग फान ने उससे तमीज से बात करने को कहा। उसने युमा का बचाव करते हुए कहा कि उसे सिर्फ बहकाया जा रहा है। वू शियान इस बात पर मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ी कि उसे अब भी उसकी कितनी परवाह है। उसने ध्यान दिलाया कि युमा के दिल में सिर्फ जांग योंग है, जिससे जांग फैन का उसे बचाना बेहद लाचार या कहें तो प्यारा लग रहा था। बातें कड़वी थीं, लेकिन वो जानता था कि इसमें कुछ तो सच्चाई है। सब कुछ होने के बाद भी वो उस इंसान की फिक्र कर रहा था जो उससे नफरत करती थी। परेशान होकर उसने वू शियान और उसके दोस्तों से अपनी दुकान पर आने से मना कर दिया। वो जानता था कि वो सिर्फ
उसके कहने पर पैसे खर्च कर रहे हैं। उसने माना कि इस तरह पैसे कमाना उसे ठीक नहीं लगता। वुसियन ने पलटकर कहा कि ग्राहक होने के नाते वे जहाँ चाहे पैसे खर्च कर सकते हैं। उसने उसे सीधी बात करने को कहा। अपनी कमजोरियों को देखते हुए उसने पूछा कि वो सावधान हो रहा था और इसकी वजह भी थी। चलो, कम से कम तुम बेवकूफ नहीं हो, उसने कहा। फिर अचानक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और बोली कि वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। जांग फैन झटके से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसने पूछा कि क्या वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे बदसूरत समझता है। सच कहें तो वो बदसूरत नहीं थी, बस वो एक बर्थमार्क था। उसने तंज कसा कि अपने भाई की तरह उसकी भी परख खराब है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वे दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। उसने उस पर पाखंडी होने और उसकी खूबसूरती को लेकर अपनी असली सोच छुपाने का आरोप लगाया। उसने वादा किया कि अगर वो मान जाए तो वो उसे वो सब देगी जो वो चाहता है। उसने डींगे हाँकते हुए कहा कि अगर पैसे से काम बन सकता है तो वो पानी की तरह बहा सकती है। उसने धीरे से पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि पैसे से सच्चा प्यार खरीदा जा सकता है। जब वो जानती है कि ऐसा नहीं हो सकता तो वो ये जबरदस्ती क्यों कर रही है। उसने याद दिलाया कि उसका दिल, वुशियन का मन खट्टा हो गया। वो सोचने लगी कि रूप, रंग के अलावा युमा में ऐसा क्या खास है। उसे लगा कि अगर उसका बर्थमार्क ना होता तो वो उससे कहीं बेहतर होती। उसने ऐलान किया कि वो युमा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, खासकर अब जब उसे पता चल चुका था कि उस लड़की के माता पिता जड़ी बूटी के कारोबार में हैं। उसने ध्यान दिलाया कि हालांकि उनके परिवार ने कुछ पैसे कमाए हैं, पर वो अपने एक इशारे पर उनका सब कुछ तबाह कर सकती है। सच कहें तो वो बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही थी। जांग फैन को उसकी ताकत पर रत्ती भर भी शक नहीं था। उसकी खामोशी देखकर वू शान ने उसकी तरफ देखा और फिर पूछा कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनने के बारे में सोचेगा। उसने वादा किया कि इससे उसे सिर्फ फायदा ही होगा। ये कहने के बाद उसने अपना फोन निकाला, स्क्रीन पर कुछ टैप किया और उसे कुछ दिखाने लगी। यह उसके पुश्तैनी घर का एक डिजिटल हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट था। बेचने वाला जांग योंग था और खरीदने वाला हु जिया नाम का एक आदमी था। वो उस दस्तावेज को देखकर हैरान रह गया। वू शियन पूछती है कि इसके लिए 10 लाख देने में क्या परेशानी थी। उसने ध्यान दिलाया कि घर की कीमत ज्यादा से ज्यादा 80,000 थी, इसलिए जोंगयोंग जैसे लालची आदमी ने तुरंत साइन कर दिए। लेकिन जोंगयोंग ने दावा किया था कि कीमत 40,000 थी। जॉन फैन ने करीब से देखा और 10 लाख डॉलर का आंकड़ा पाया। उसने गुस्से से महसूस किया कि जॉन यंग ने अतिरिक्त 6 लाख खुद रख लिए थे। कोई हैरानी नहीं कि उसका भाई पैसे को लेकर इतना दरियादिल बन रहा था। वह बस अपना अपराध बोध कम करने की कोशिश कर रहा था। वुजन ने देखा कि वह माता पिता की विरासत की कदर करता है। उसने एक डील रखी, अगर वह सिर्फ 3 महीने के लिए बॉयफ्रेंड बने तो वह खुद उसका घर वापस कर देगी। घर सिर्फ उसका होगा, जिसमें जोंगयोंग का कोई दखल नहीं होगा। 3 महीने के लिए 10 लाख डॉलर का घर, ये एक बड़ा प्रस्ताव था। जोंग फैन पैसे के लालच में नहीं बल्कि अपनी विरासत वापस पाने के लिए आकर्षित हुआ था। विरासत वापस पाने के लिए। फिर भी वह सोच में था कि वह इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है। वह जानता था कि इसका प्यार से कोई वास्ता नहीं है। उसने कहा कि वह मर्द बने और हिचकिचाना बंद करे, क्योंकि हिचकिचाहट कभी आपको बड़ा नहीं बनाती। उसने सीधा जवाब मांगा। आवेश में आकर वह मान गया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वुशियन ने सबके सामने उनके रिश्ते की घोषणा कर दी। उसके रईस दोस्त ने तुरंत उसे घेर लिया और इस तरह उत्साह दिखाने लगे मानो वे बचपन के साथी हों। ये सब थोड़ा काल्पनिक सा लग रहा था। वे देर रात तक रुके रहे और उनके जाने के बाद फैटी ने झुककर जांग फैन से कहा, तरक्की मिलने के बाद वो अपने पुराने दोस्तों को न भूले। फैटी ने मार्क में खुद को उसका वफादार नौकर बताया, पर जांग फैन ने कहा कि चीजें इतनी सीधी नहीं है और उसे इस डील से बहुत उम्मीदें नहीं है। फैटी ने आ भरी। उसे लगा जैसे उसे दूर रखा जा रहा है। जांग फैन ने उसे मजाक में धक्का देकर काम पर लौटने को कहा। फिर फैटी ने छेते हुए कहा कि साफ है कि जांग फैन बचपन से ही युमा से प्यार करता आया है। उसका नाम सुनते ही जांग फैन के दिल में एक पुराना दर्द जाग उठा। वह बस कवाहट से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। अगली सुबह नाश्ता खत्म करते ही वुसियान उसे ढूंढती हुई दुकान पर आ पहुंची। उसने पूछा कि क्या बॉयफ्रेंड होने के नाते उसका फर्ज नहीं बनता कि वो उसके साथ शॉपिंग पर चले। उसने याद दिलाया कि वह सिर्फ एक नकली बॉयफ्रेंड है, पर वह नहीं मानी और बहस करने लगी कि नकली बॉयफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड ही होता है। जब उसने बहाना बनाया कि सामान खरीदने के लिए उसके पास समय नहीं है, तो उसने कहा कि फैटी को इन मामूली कामों को संभालने दो। उसका एकमात्र काम उसे खुश रखना था। पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह खुद उसे संभाल सकती है। उसने अपनी आंखें घुमाई। आखिर में उसकी जिद के आगे उसे झुकना ही पा और वे दोनों वुचेन की खुली कार में जाते दिखे। वह साधारण कपड़ों और बिना मेकअप के भी गजब की आत्मविश्वासी लग रही थी। कुछ ही मिनटों बाद वे वहां पहुंच गए। कार एक आलीशान मॉल के बाहर रुकी और वुशियन उसे चौथी मंजिल पर पुरुषों के कपों वाले हिस्से में ले गई। उसके हाथों अपने लिए कपड़े खरीदे जाने की बात उसे ठीक नहीं लग रही थी। उसने बड़ी विनम्रता से मना करना चाहा। वू चेन ने पूछा कि क्या उसे यहाँ कुछ पसंद नहीं आया। बात ये नहीं थी, वो तो बस यही सोच रहा था कि उसके पास पहनने को काफी कपड़े हैं। वू चेन ने उसे सिर से पैर तक देखा और तंज कसा कि इस हुलिये में कोई लड़की उसे पलटकर भी नहीं देखेगी। अब जब वो उसका बॉयफ्रेंड था तो बदलाव जरूरी था। भले ही उसे खुद की परवाह न हो, पर उसे उसकी भावनाओं का ख्याल
रखना ही होगा। वो उसे इस फटेहाल हालत में बाहर नहीं ले जा सकती थी। उसने तुरंत सबसे महंगे सूट की मांग की। पैसों की कोई चिंता न देख सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए कई कपें निकाल लाई। सच कहें तो उसका यह उत्साह उम्मीद के मुताबिक ही था। उसने जब ट्रायल के लिए कहा तो वू शियान ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया और उन सभी कपों को पैक करने को कह दिया। ये एक ताबतो शॉपिंग थी जिसमें सिर्फ 3 चीजों का बिल 19,800 रुपए आया। कीमत सुनकर उसका गला सूख गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा कि यह बहुत ज्यादा महंगा है। उसे लग रहा था कि इतने महंगे कपड़े उस पे बेकार जाएंगे, पर वूशिया ने उसे तिरछी नजरों से देखा। उसने पूछा कि क्या उसे वाकई लगता है कि उसके पास पैसों की कमी है और अपना कार्ड स्वाइप कर दिया। जब चलते चलते उसके पैर थककर भारी हो गए तो वह उसे आराम करने के लिए पास के एक शानदार कैफे में ले गई। उनके बैठने के कुछ ही देर बाद वहाँ का माहौल बदल गया। 3 नौजवान अंदर आए और किस्मत का खेल देखिए, उनमें झांग योंग और युमा भी शामिल थे। उनके साथ एक सूट बूट पहने हुए युवक भी था। चूंकि जांग फैन और वू शैन एक कोने में बैठे थे, नए आने वालों का ध्यान उन पर नहीं गया। सीट पर बैठते ही सूट वाले शख्स ने मुस्कुराते हुए उन दोनों की तारीफ की। उसने युमा और झांगयोंग की पसंद को सराहते हुए कहा कि अपार्टमेंट का नक्शा और धूप बहुत बढ़िया है। साफ था कि वे घर तलाश रहे थे। वू शियन ने कॉफी की चुस्की ली और कहा कि शायद वे शादी करने की सोच रहे हैं। शादी का नाम सुनते ही जांग फैन के सीने में एक अजीब सी टीस उठी। जांग योंग ने मैनेजर से कहा कि वे इस पर विचार करके जवाब देंगे। मैनेजर सौदा पक्का करने की उम्मीद में मुस्कुरा रहा था। जब मैनेजर चला गया तो जांग योंग मुआ। उसने युमा से पूछा कि उसे घर कैसा लगा और क्या वो इससे पूरी तरह खुश है। युमा ने हामी तो भरी पर कहा कि कीमत काफी ज्यादा है। जोंग योंग ने उसकी फिक्र मुस्कुराकर टाल दी कि अच्छे घर हमेशा महंगे ही मिलते हैं, बस वो खुश रहनी चाहिए। जोंग योंग ने तुरंत बयाना देने का फैसला कर लिया। उसने समझाया कि पुराना घर बेचने के बाद वो हमेशा युमा के घर नहीं रह सकता। वो जानता था कि युमा को ऐतराज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसे फिक्र थी कि युमा के माता पिता को ऐतराज हो सकता है, इसलिए उसे रहने का इंतजाम पहले करना था। उसने युमा का हाथ अपने हाथों में लिया और याद दिलाया कि उसके माता पिता जल्द शादी कराना चाहते हैं और बिना घर के सगाई करना अच्छा नहीं लगेगा। युमा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पास सिर्फ 2 लाख हैं और वह खुद भी इतनी ही मदद कर सकती है, जबकि घर पूरे 20 लाख का है तो उन्हें पहले शुरुआती डाउन पेमेंट ही देनी होगी। उसने धीरे धीरे पैसे लौटाने का वादा किया और पूछा कि क्या वो उसे कमतर समझेगी। उसने दुख जताते हुए कहा कि उसका परिवार अमीर है जबकि उसके पास खुद का घर भी नहीं। वो उसके साथ सिर्फ परेशान हो रही है, लेकिन कलेक्शन ही दो गराब का। युमा ने तुरंत उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि वो उसके लिए इतने अच्छे हैं कि वो उन पर अपनी जान छिड़कती है। वो उन्हें कभी कम नहीं समझेगी क्योंकि नए ग्रेजुएट के तौर पर उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। तभी उसने एक नया आइडिया दिया। उसने माता पिता से बात करने को कहा ताकि वे कर्ज के रूप में पूरी रकम दे दें। इससे वे सीधे घर खरीद सकेंगे और बाद में पैसे चुका देंगे। उसे लगा कि किस्तों में डाउन पेमेंट देना समझदारी नहीं है। जोंग योंग ने इस बात पर झूठी शर्म दिखाने का नाटक किया, पर उसने होने वाली पत्नी के साथ इतनी औपचारिकता बरतने पर उसे टोका। उसने याद दिलाया कि जल्द ही उनका सब कुछ एक होने वाला है। यह कहते हुए युमा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। यहाँ हमें उसके इस बड़े धोखे का पता चलता है। जोंग योंग ने असल में घर बेचकर 10 लाख कमाए थे, पर युमा से झूठ कहा कि सिर्फ 2 लाख ही मिले। उसके अमीर परिवार को ठगने की यह एक सोची समझी और बेहद शातिर साजिश थी। पास ही खड़ी वू शियान ने गुस्से में ठंडी सांस ली और कहा कि इस जोड़ी को देखकर उसका खून खौल रहा है। उसने झांग फान से तुरंत वहां से चलने को कहा और चिढ़ी की इस जगह पर अरे गहरे किसी को भी आने दिया जाता है। उसने यहाँ कभी न लौटने की कसम खाई। यह सुनकर जोंग योंग और युमा ने मुड़कर देखा। जोंग योंग की आंखों में गुस्सा भड़क उठा, पर युमा खुद को रोक नहीं पाई। उसने वो शियान से कहा कि उसका लहजा बेहद बदतमीजी भरा है। उसने तंज कसा कि वो जानती है कि जोंग योंग कभी उसके पीछे पड़ा था, पर अब पुरानी बात पर वो शियान इतना क्यों अकड़ रही है। युमा उसका मुकाबला करने खड़ी हो गई। हालांकि जोंग योंग ने उसे पीछे खींचना चाहा, पर युमा ने कहा कि वू शियान जैसी अमीर लड़की को भी किसी की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। वू शियान को उनके मुंह से मर्यादा की बातें सुनना बेहद अजीब और मजाक जैसा लगा। उसने साफ कहा कि उसे उन पर तरस आता है। एक पत्थर दिल है तो दूसरी अंधी। उसकी नजर में वे 2 धोखेबाजों की एकदम परफेक्ट जोड़ी थे। युमा ने तुरंत पलटवार करते हुए चिल्लाकर कहा कि वह चाहे कितनी भी अंधी हो, लेकिन अच्छे और बुरे का फर्क अच्छे से समझती है। यह दावा वाकई बड़ा था। वू शियान ने उसे टोका कि अभी कुछ ही दिन पहले जोंग योंग उसके प्यार में पागल था और आज वो युमा के साथ घूम रहा है। उसने पूछा कि आखिर ऐसे पाखंडी पर भरोसा करने वाली असली अंधी कौन है। वू शियान पूरी ठसक के साथ युमा के सामने अड़ गई। उसे पूरा भरोसा था कि जोंग योंग और झांग फान के बीच असली मुकाबला ही नहीं हो सकता। वू शियान ने हंसकर पूछा कि क्या इन दोनों में कोई तुलना भी है। उसकी नजर में जोंग योंग झांग फान के जूते उठाने के भी काबिल नहीं। उसने उसकी नकली शराफत के पीछे छुपे लालची चेहरे की ओर इशारा करते हुए मजाक उड़ाया।
कि बिना जरूरत के वो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री का रौब झाड़ने के लिए चश्मा लगाता है। उस डिग्री के बाद भी वो केवल एक दिखावटी और घमंडी इंसान है। उसने उसे एक बेहद पत्थर दिल और दगाबाज कहा जो हमेशा मामूली जिंदगी ही जिएगा। वहीं जांग फान ने भले ही हाई स्कूल पूरा नहीं किया, पर वो उसे एक बेहद वफादार और सच्चा इंसान मानती थी। उसने खुलकर जांग फान के लिए अपना प्यार जता दिया, जिससे युमा गुस्से से तिलमिला उठी। युमा ने झल्लाकर कहा कि उसे तो उसकी कोई वफादारी नहीं दिखी। वुशियान बस जोर से हंस पड़ी और बोली कि युमा सच देखने के मामले में बिल्कुल अंधी है। युमा ने हार न मानते हुए सबूत मांगा कि जांग फान ने अपनी वफादारी कहाँ दिखाई है। उसने पूछा कि आखिर वो किसके लिए इतना वफादार बना फिरता है। वो शियान ने ठंडी सांस ली और सीधे जोंग योंग के पास आकर उसे सिर से पैर तक घूरने लगी। जोंग योंग की आंखों में डर और बेचैनी साफ तैर गई। वो सच में उससे घबराया हुआ लग रहा था। वो शियान ने युमा से पूछा कि क्या वो सचमुच इस घटिया इंसान को भला मानती है। वो शियान की पैनी नजरों के सामने जोंग योंग के पास छुपने की जगह नहीं थी। उसने पोल खोली कि कभी उसने उसे हासिल करने के लिए हर हथकंडा अपनाया था। बाद में उसे पता चला कि उसके कई लड़कियों से संबंध थे और कुछ को तो गर्भपात तक कराना पड़ा। उसने पूछा कि लड़कियों की जिंदगी से खेलने वाला ऐसा शख्स बेरहम नहीं तो क्या है। इसके विपरीत उसने बताया कि झांग फान ने शुरू से सिर्फ युमा को ही चाहा था। उसने युमा से सोचने को कहा कि असली वफादार कौन है। जोंगयोंग घबराकर अपनी सफाई देने लगा और युमा से गिड़गिड़ाया कि वह ऐसी बकवास बातों पर ध्यान न दे। उसने दावा किया कि वो वैसा इंसान बिल्कुल नहीं है। उसने सफाई दी कि पढ़ाई के दिनों में उसका पूरा ध्यान सिर्फ करियर पर था और उसके पास इन सब के लिए वक्त नहीं था। युमा ने उसे देखा और दबी आवाज में उसका नाम पुकारा। उसने कहा कि उन्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो उनका दिल अच्छे से जानती है। यह सब देखकर झांग फान के सीने में एक दर्द उठा और गुस्सा भड़क गया। वुशियान ने झांग फान से कहा कि अब कोशिश छोड़ दे, क्योंकि चाहे वे कितना भी सिर मार लें, युमा उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। ये सचमुच बेहद निराशाजनक था। उसने याद दिलाया कि झांग फान ने आग से उसकी जान बचाने के लिए जान दांव पर लगाई थी, लेकिन उसने इस एहसान का श्रेय एक धोखेबाज को दे दिया। उसे लगा कि झांग फान की ये भलाई बेकार गई। फिर भी उसने वादा किया कि जब तक वो उसका साथ देगा वह उसे हमेशा संभाल कर रखेगी। इतना कहकर उसने उसका हाथ थाम लिया। उनका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। इस मुलाकात ने उनका मूड बिगाड़ दिया। उसने कहीं और चलने को कहा। झांग फान घर की बिक्री का पैसा वापस मांगना चाहता था, पर वो शियान उसे खींच कर ले गई। जैसे ही वे जाने लगे, हमें युमा की आंखों में संदेह की एक, चान की आंखों में लीग जान, जी गान जान की आंखों झलक दिखाई दी जब उसने जोंगयोंग को देखा। इन सब बातों के बाद आखिरकार वह सोचने पर मजबूर हो गई। उसे महसूस होने लगा था कि जोंगयोंग वैसा सीधा और ईमानदार आदमी नहीं है जैसा दिखता है। शक का बीज आखिरकार बोया जा चुका था। तभी एक अजनबी वहां आया जो वो शियान को पहचानता था। उसने कहा कि उसके छोटे मालिक ने उसे डिनर पर बुलाया है और जिद की कि वह न्योता मान ले। वो शियान ने झिड़कते हुए कहा कि क्या उसका जाना जरूरी है। उसे यह बात बेतुकी लगी और उसने उन आदमियों से चिन्हुआ को बता देने को कहा कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने ऐलान किया कि उसका बॉयफ्रेंड है और वे उसे परेशान करना बंद करें। जब उसने झांगफान का हाथ कसकर पकड़ा तो उन दोनों गुंडों ने झांगफान को घूरकर देखा। उन्होंने कहा कि यह बात उसे खुद छोटे मालिक चेन को कहनी चाहिए। बिना कोई और बात किए वे दोनों वुशियान को जबरदस्ती ले जाने लगे। वुशियान उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मदद के लिए झांगफान को पुकारा और वह दांत भींचकर आगे झपटा उसकी मदद करने, पर इससे पहले कि वह वॉर कर पाता उसे लात मारकर गिरा दिया गया। एक गुंडे ने उंगली उठाकर चेतावनी दी कि अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से भाग जाए। उसकी जिद जाग उठी। वह खड़ा हुआ और उन पर झपट पड़ा। उसने अपनी ताकत से दोनों को दबोच लिया। उसने वुशियान को भागने को कहा, जबकि उसने उन्हें रोके रखा। उसने अपनी पूरी जान से उन्हें दबाए रखा। वह कोई ट्रेंड फाइटर नहीं था, लेकिन कोयले की खदानों में 4 साल काम करने के अनुभव ने उसे ताकत दे दी थी। वुशियान एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर कार में बैठकर तेजी से निकल गई। उन दोनों आदमियों ने खड़े होकर झांगफान को बेरहमी से लातों से मारा और फिर कार लेकर पीछा करने लगे। जैसे ही वे गए, जोंगयोंग और युमा कैफे से बाहर आए और उन्होंने झांगफान को इस लाचार हालत में देखा। जोंगयोंग के चेहरे पर साफ मजाक उड़ता दिखा। उसने ताना मारा कि वो परिवार का पालतू बनकर रहना उतना आसान नहीं जितना दिखता है। उसने कहा काय कर कि वो शियान सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। युमा भागकर झांगफान को उठाने पहुंची और पूछा कि क्या उसे चोट लगी है, लेकिन जोंगयोंग ने कहा कि ऐसे इंसान पर अपनी हमदर्दी मत दिखाओ जिसने खुद आफत बुलाई है। जोंगफान ने कहा कि यह कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 4 सालों में उसने इससे भी बुरा झेला है। युमा के माथे पर बल पड़ गए और उसका शक गहरा गया। जोंगयोंग ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा कि वह इसी लायक था। उसने युमा को वहां से खींचना चाहा, क्योंकि वह सच सामने आने से पहले भागना चाहता था। वह उसे घसीट कर ले गया, शायद इस डर से कि कहीं पोल न खुल जाए। कुछ मिनट बाद जब झांगफान सड़क पर चल रहा था, एक चमचमाती कार उसके पास रुकी। वह वुशियान थी, जिसने पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने शुक्रिया अदा किया और माना कि अगर उसने बहादुरी न दिखाई होती तो वे उसे पकड़ लेते। झांगफान ने कहा कि कुछ लातें खाना कोई बड़ी बात नहीं थी और पूछा कि क्या वो बच गई।
वह हंसी और बोली कि उन्हें चकमा देना आसान था। फिर उसे कार में बैठने को कहा। वह उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी, पर उसने मना कर दिया। उसने एक पल के लिए उसे करीब से देखा और फिर मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उसने कहा कि वह उसकी जान बचाने के लिए कैसे शुक्रिया अदा करे। उसने डिनर कराने का फैसला किया और उसे कार में बैठा लिया। वे एक शानदार रेस्तरां में गए जहां कीमतें होश उड़ाने वाली थीं। वू शियान ने सबसे कीमतें होश उड़ाने वाली थीं लेगर में बैठा लिया। महंगे आइटम्स का बिल 10,000 के पार चला गया। उसने पूछा कि क्या उसका पेट भर गया है। सच कहें तो वह भूखा था, पर बिल देखकर उसने कह दिया कि वह संतुष्ट है। फिर वो शियान ने पेमेंट के लिए फोन निकाला, तभी अचानक कॉल किए कि और के लिए फोन निकाला के पार ये। उसने दावा किया कि उसका कार्ड खाली है क्योंकि उसने उसके कपड़ों पर 20,000 खर्च किए थे। जांग फान ने पैसे चुकाने की पेशकश की। वू शियान ने आंखें घुमाते हुए पूछा कि क्या वो वाकई अमीर है और उसने उसे अपने पीछे आने को कहा। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसने भागने को कहा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने उसे बाहर खींच लिया। रेस्टोरेंट स्टाफ चिल्लाता हुआ उनके पीछे भागा। वे चिल्लाए कि कोई इन बिना पैसे दिए भागने वालों को पकड़े। 2 गलियां पार करने के बाद वे पास के एक पार्क की झाड़ियों में छिप गए। वे लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाए और कोसते हुए लौट गए। हाँफते हुए शियान ने शिकायत की कि वह 10,000 युआन के बिल के चक्कर में मरने वाली थी। जांग फान को चिंता थी कि कोई उन्हें पहचान न ले। उसे खुद की परवाह नहीं थी, पर इससे उसकी बदनामी हो सकती थी। उसने पूछा कि क्या वो जानता है कि उस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है। जब उसने ना में सिर हिलाया तो वू शियान ने बताया कि मालिक कोई और नहीं बल्कि चिन हुआ है। उसने कहा कि काले कपड़ों वाले दोनों आदमी उसी के गुंडे थे। जांग फान समझ गया कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, वह बस पैसे देना ही नहीं चाहती थी। वह मुस्कुरा उठा, जिससे वू शियान असहज हो गई। उसने उलझन में खुद को देखा, उसकी नजरों का गलत मतलब निकाल लिया, लेकिन उसने साफ किया कि वह बस एक अमीर लड़की को इतनी हिम्मत वाली हरकत करते देख हैरान था। उसे बुरा लगा। उसने कहा कि अमीर लड़कियां भी इंसान होती हैं। रास्ता साफ देखकर उसने वहां से चलने को कहा और वह खड़ी होने ही वाली थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि झांग फान हैरान रह गया। वो शियान का कार्डिगन एक टहनी में फंस गया, जिससे उसकी चेन नीचे खिसक गई। अगले ही पल एक तीखी चीख गूंज उठी और उसने हड़बड़ी में खुद को ढका। उसकी शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। उसने धमकी दी कि देखने पर वह उसकी आंखें निकाल लेगी। उसने तुरंत मुंह फेर लिया। कपड़े ठीक करके वो गुस्से में बाहर चली गई। जब वह पीछे आया तो उसका चेहरा लाल था। उसने चेतावनी दी कि बॉयफ्रेंड होने के बावजूद उन्हें अपनी सीमा में रहना होगा। उसने कहा कि वह उसकी मर्जी के बिना कुछ न सोचे और छूने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। उसने याद दिलाया कि वह सिर्फ नकली बॉयफ्रेंड है। इससे उसे तसल्ली मिली और वह फिर उसका हाथ थामकर चलने लगी। बाद में उसे विदा करने के बाद जांग फान बारबेक्यू स्टॉल पर लौट आया। उसने सामने यूमा की कार खड़ी देखी और सोचा कि क्या जांग योंग फिर मुसीबत कर रहा है। तभी एक वेटर भागकर आया और बोला कि चोंग नाम का वो आदमी वापस आ गया है और इस वक्त वो प्राइवेट रूम में मालकिन से बात कर रहा है। जांग फान पीछे की ओर गया। दरवाजे के बाहर उसने सुना कि वो मोटा आदमी यूमा से कह रहा था कि वे साथ पले बड़े हैं और वो ऐसा नहीं हो सकता जैसा उसने बताया। उसने कहा कि जांग फान आज भी उससे प्यार करता है, पर उसे जांग योंग के साथ देख उसे तकलीफ होती होगी। फिर यूमा ने पूछा कि क्या वो शादीशुदा है, जिसे उसने तुरंत नकार दिया। उसने इसे नामुमकिन बताया। वह बोला कि वे महीने भर से साथ दुकान चला रहे हैं। अगर जांग फान शादीशुदा होता तो उसकी पत्नी अब तक उससे संपर्क कर चुकी होती। उसने यूमा से पूछा कि उसे यह सब किसने बताया, क्या यांग ने। उसने हाँ कहा क्योंकि वे भाई थे और यांग मजाक नहीं करेगा। यांग ने दावा किया था कि जांग फान ने अमीर फुंग परिवार में शादी की है और आरोप लगाया कि झांग फान ने उसे कॉलेज में पैसे भेजे, जिससे उसे लगा कि वही उसकी पढ़ाई का खर्च उठा रहा है, जो उनके झगड़े की जड़ था। लेकिन ही चोंग सच जानता था। उसे याद था कि पढ़ाई छोड़ने के बाद झांग फान ने 4 साल शांक्सी की कोयला खदानों में काम किया। उसके लौटने से पहले खदान ढह गई थी, जिसमें वो जिंदा दफन होते होते बचा। उसके पैसे खून पसीने की कमाई थे, कोई दहेज नहीं। जब इस सच का एहसास यूमा को होने लगा तो कमरे का माहौल बदल गया। झांग फान ने अंदर आकर उस मोटे आदमी को सख्ती से काम पर लौटने को कहा। ही चोंग घबराकर तुरंत बाहर चला गया। झांग फान ने बिना झिझक यूमा से कहा कि अब उसका यहाँ कोई स्वागत नहीं है। जब वो मुड़ा तो उसने चिल्लाकर उसे रोका। उसने रास्ता रोककर गंभीरता से पूछा कि क्या वह सचमुच कुंवारा है। उसने पलटकर पूछा कि क्या इससे उसे कोई मतलब है। गुस्से से लाल होकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वह दंग रह गई। 4 साल की कड़ी मेहनत की वजह से उसकी हथेलियों पर छाले पड़े थे। ये किसी अमीर पत्नी के टुकड़ों पर पलने वाले के हाथ नहीं थे। नम आंखों से उसने उसका नाम पुकारा। उसने अपना हाथ खींचकर कहा कि गरीबों का जीवन ऐसा ही होता है। सच जानते ही वह टूट सी गई। उसे एहसास हुआ कि उसने भाई की पढ़ाई के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। उसने बेरुखी से कहा कि उसका कोई भाई नहीं है, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। आखिर में उसने पूछा कि क्या उस दिन उसी ने उसे बचाया था। वह हंसकर बोला कि एक पत्थर दिल इंसान भला उसके लिए जान पर क्यों खेलेगा। उसने कहा कि वह ज्यादा सोच रही है और झांग योंग जैसे नायक ही ऐसा कर सकते हैं।
फिर वह ग्राहकों को देखने चला गया। वह बेरुखी से काम पर लौट गया और यूमा उदास मन से चली गई। जाते जाते वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे बाहर निकलने में उन कुछ मीटर की दूरी में लगभग 2 मिनट लग गए। जैसे ही वह ओझल हुई, पास की टेबल से किसी ने मालिक को बुलाने को कहा। झांगफान ने देखा कि वहाँ एक अमीर युवक खड़ा है, जिसका अंदाज ही उसकी खानदानी रईसी को बयां कर रहा था। जब झांगफान ने बताया कि वही मालिक है, तो उस युवक ने पानी की चुस्की लेते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी उंगलियां लंबी थीं और हाथ ऐसे थे जैसे कभी धूप न देखी हो। उसने पूछा कि क्या वह उसे जानता है, जिससे दुकान का मालिक उलझन में पड़ गया। तब उसने बताया कि उसका सरनेम चियन है। ये सुनते ही झांगफान के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसे समझ आया कि यह चिन हुआ है। चिन हुआ ने कहा कि जब वह उसे जानता है तो उन्हें सीधी बात करनी चाहिए। उसने चेतावनी दी कि वुशियान से दूर रहे और अपनी कीमत बताए। यह रसूखदारों का पुराना पैंतरा था। असल में झांगफान का रिश्ता केवल 3 महीने का सौदा था, पर चिन हुआ ये नहीं जानता था। उसे समझ आया कि वह सिर्फ ढाल है। फिर भी जुबान देने के कारण उसने इसे निभाने का फैसला किया। उसने कहा कि वुशियान और उसका मामला निजी है। चिन हुआ ने भौहें चढ़ाकर अजीब हंसी हंसी। उसने वुशियान से जुड़े हर मामले में पढ़ने की बात कही, उसके लिए अपनी भावनाएं जताई और पूछा कि क्या झांगफान में मुकाबला करने का दम है। उसने ताना मारा कि यह छोटी बारबेक्यू दुकान साल भर में उतना भी नहीं कमाती होगी जितनी वुशियान की जेब खर्च है। उसने पूछा कि क्या वह उसका खर्च उठा सकता है और घमंड से उसे हटने की कीमत तय करने को कहा। यह रईसी का घिनौना प्रदर्शन था। झांगफान ने पूछा कि अगर चिन हुआ इतने ज्यादा रईस हैं तो वुशियान उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती। चिन हुआ ने गुस्से में मेज पर हाथ दे मारा। उसने कहा कि वो काफी तमीज से पेश आ चुका है और चेतावनी दी कि वह अपनी औकात न भूले। उसने धमकी दी कि वह मिनटों में इस मामूली दुकान को बंद करवा सकता है। उसने पूछा कि क्या वह उसके सब्र का इम्तिहान लेगा। झांगफान मुस्कुराते हुए बोला कि वह ऐसा नहीं करेगा। चिन्हुआ ने उसकी तरफ उंगली उठाई और हटने के लिए 3 दिन का समय दिया। उसने धमकी दी कि नाता न तोड़ने पर उसे गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही उसने लात मारकर एक स्टूल गिराया और बाहर चला गया। मोटा आदमी चोंग पूछने आया कि वह घमंडी कौन था। झांगफान ने जवाब दिया कि वे उससे पंगा नहीं ले सकते। फिर उसने पूछा कि क्या वो शियान कोई ऐसी है जिसे वे संभाल सकते हैं, क्योंकि वही दुकान बचा रही थी। झांगफान ने आंखें घुमाई। वह काफी थका हुआ था। दुकान व्यस्त होने पर वह यह भूल गया। 3 रात बाद जब वह रसोई में काम कर रहा था, तभी अचानक डाइनिंग एरिया से कांच टूटने की तेज आवाज आई। काले सूट वाले 20 से ज्यादा लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। इस तबाही के बीच ग्राहक अपनी जान बचाकर भागने लगे। यह देखकर ही चोंग गुस्से से लाल हो गया। वह लड़ने को तैयार था, लेकिन झांगफान ने तुरंत उसे रोक लिया। जब वे गुंडे जाने लगे तो उनके नेता ने उसकी ओर उंगली उठाकर चेतावनी दी कि छोटे मालिक चैन आज सिर्फ सबक दे रहे हैं, बात न मानने पर अंजाम बुरा होगा। उनके जाने के बाद बाकी ग्राहक भी चले गए, जिसके बाद झांगफान और रिचोंग सफाई करने लगे। तभी वो शियान अपने दोस्तों के साथ वहां आई। बर्बादी देखकर वो हैरान रह गई। उसने घबराकर पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन झांगफान ने बस सिर हिलाकर कहा कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन ही चोंग चुप नहीं रहा और बोल पड़ा कि दुकान पर हमला हुआ है। झांगफान ने उसे घूरा पर देर हो चुकी थी। वो शियान का गुस्सा भड़क उठा और यह जानने पर कि यह घिनौनी हरकत किसने की है, उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया। हेचोंग हिचकिचाते हुए झांगफान को देखने लगा, क्योंकि वह सच बताने से डर रहा था। तभी उसके दोस्तों ने टोकते हुए कहा कि हालात बेहद गंभीर हैं। चूंकि वह वो शियान का बॉयफ्रेंड था, उसकी दुकान पर हमला सीधे उसका अपमान था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उनके लगातार टोकने के दबाव में आकर हेचोंग आखिरकार बोल पड़ा। उसने खुलासा किया कि यह सब चिन्हुआ ने किया है। उसने बताया कि वह आदमी 3 दिन पहले झांगफान को धमकाने आया था। चिन्हुआ ने झांगफान को उससे दूर रहने का हुक्म दिया था, लेकिन झांगफान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया था। इसलिए चिन्हुआ ने बदला लेने के लिए यह हिंसक हमला करवाया। वुशियान गुस्से में चिन्हुआ की इस हरकत को कोस रही थी, जबकि झांगफान बेहद शांत था। वह बस मुस्कुराया और बोला कि वह इस नुकसान को बर्दाश्त कर लेगा। हेचोंग भड़क गया और बोला कि यह कोई छोटी बात नहीं है। उन गुंडों ने गंभीर धमकियां दी थीं और साफ था कि चिन्हुआ इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। वुशियान ने उसे न डरने को कहा और खुद सब संभालने का वादा किया। कुछ सोचने के बाद वह अपने दोस्तों की तरफ घूमी और बोली कि तमाशा देखना बंद करो और दुकान समेटने में मदद करो। दुकान तबाह होने पर उन्होंने दुकान जल्दी बंद कर दी। वो शियान ने दोस्तों को भेजा और खुद झांगफान को घर छोड़ने की जिद की। कार का माहौल भारी था। उसने माफी मांगते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि चिन्हुआ सच में उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। झांगफान की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर साफ पछतावा था। झांगफान ने उसे याद दिलाया कि वह शुरू से ही उसे अपनी ढाल बनाना चाहती थी। यह तो एक बिजनेस डील थी, जहां पछतावा था। ये पर झांगफान ने उसे याद दिलाया कि वह शुरू से ही उसे अपनी ढाल बनाना चाहती थी। दोनों को अपनी जरूरत की चीज मिल रही थी, इसलिए माफी की कोई जरूरत नहीं थी। उसने भरोसा दिलाया कि वह अपना वादा निभाएगा, बशर्ते वो अपनी बात से न मुकरे। उसके लिए यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने जैसा था। सगाई उनके माता पिता ने तय की थी, लेकिन उसे चिन्हुआ से ज्यादा पाखंडी इंसान आज तक नहीं मिला था। वह किसी भी कीमत पर इसे तोड़ना चाहती थी। झांगफान ने तब उससे पूछा कि आखिर
सगाई होने के बावजूद उसने उसे ही नकली बॉयफ्रेंड क्यों चुना? आखिरकार चिन्हुआ एक अमीर घराने का लड़का था और दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं था। वू शियान ने बताया कि यह उसकी वफादारी और ईमानदारी की वजह से था। मुसीबत के वक्त उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था और पहले भागने को कहा था, जिससे साबित हो गया कि उसने सही इंसान चुना है। वह उसके भाई जैसा बिल्कुल नहीं था, जो एक नंबर का एहसान फरामोश था। लालची और अय्याश किस्म का घटिया आदमी था। फिर वू शियान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि क्या वह ड्रिंक करना चाहेगा। थोड़ा परेशान महसूस करते हुए जांग फान ने हाँ में सिर हिला दिया। वू शियान उसे पास के एक बार में ले गई जहां शराब काफी तेज थी, शायद जरूरत से ज्यादा ही तेज। जब तक उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा पी चुका है, बहुत देर हो चुकी थी। उसका सिर घूमने लगा था, लेकिन वू शियान पूरी तरह होश में थी। उसने अचानक उससे कहा कि उसके पास चिन्हुआ को पीछे धकेलने का एक रास्ता है। उसका दावा था कि सगाई तुड़वाना बेहद आसान होगा। जब जांग फान ने पूछा कैसे, तो उसने शरारत से मुस्कुराते हुए उनके इस नाटक को हकीकत में बदलने का सुझाव दिया। उसने प्रस्ताव रखा कि अगर वे सच में एक साथ सो जाएं, तो चिन्हुआ को पता चलने पर पीछे हटना ही पड़ेगा। इस ड्रामे को सच में बदलने की बात हजम करना जांग फान के लिए बहुत मुश्किल था। उसका सिर बुरी तरह घूम रहा था और उसने फौरन नामे सिर हिलाया, लेकिन वू शियान बस हंसी और उसके लड़खड़ाते सिर को रजामंदी का इशारा मान लिया। उसने तय कर लिया कि वे इसी प्लान पर आगे बढ़ेंगे। उसे पूरा यकीन था कि उसने मना किया था, लेकिन शराब का नशा चढ़ने के बाद उस रात की उसकी यादें पूरी तरह गायब हो गईं। अगली सुबह जब झांग फान सोकर उठा तो उसने खुद को बेड पर पाया और उसके पास वू शियान शरारती मुस्कान के साथ बैठी थी। घबराते हुए उसने जैसे ही कंबल हटाया, उसके होश उड़ गए। वह सिर्फ अपने अंडरवियर में था। वू शियान ने बड़े आराम से उससे कहा कि ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अपनी पवित्रता पहले ही खो चुका है। जांग फान गुस्से से लाल हो गया और सोचने लगा कि इस हालत में वह किससे शिकायत करे। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, जो वो अपने आत्मसम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है। उसका गुस्सा देखकर वू शियान के तेवर तुरंत बदल गए। वो आगे झपटी, उसका गला दबोचकर बेड पर गिरा दिया और पूछा कि वो किसे लापरवाह कह रहा है। उसने याद दिलाया कि यह सिर्फ एक नाटक था। उसने इस बात का मजाक उड़ाया कि उसने सच में कुछ किया है और बोली कि अगर कुछ हुआ भी होता तो नुकसान उसी का होता। उसने उसके एहसान फरामोश होने का रोना रोया और चिढ़ाते हुए कहा कि उसने रात को उसके साथ काफी सख्ती की थी। तभी दरवाजा अचानक खुला और उनके हंगामे के बीच एक वेटर और उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का जोड़ा खड़ा था। महिला काफी अमीर और सलीकेदार लग रही थी, जबकि सूट पहने पुरुष के चेहरे पर एक रौब था। जांग फान ने हड़बड़ी में खुद को कंबल से ढका और घबराकर वो शियान की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बेड से उतरी और शर्म से सिर झुका लिया। कांपती आवाज में उसने उन्हें मम्मी और पापा कहकर बुलाया। सच कहूं तो परिवार से मिलने का यह सबसे खराब और गलत वक्त था। जांग फान का सिर फटने लगा था। उसने उसे खुश करने के लिए अपनी गलती मान ली कि वही गैर जिम्मेदार था, लेकिन वो शियान ने मुंह बना लिया। वो उसके जवाब से खुश नहीं थी। उसकी माँ का चेहरा सख्त था। उन्होंने कहा कि वूशियान घर नहीं आई और पूरी रात इसके साथ यहीं बिताई। वूशियान बस सिर झुकाए खड़ी रही। उसे सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। जब वूशियान ने धीमे से हाँ में सिर हिलाया तो उसके पिता मिस्टर वू गुस्से से आगबूला हो गए और उसे मारने के लिए हाथ उठा दिया। मैंने तुरंत बीच बचाव किया और मिस्टर और मिसेज वू से गलतफहमी न पालने की गुजारिश की। मैंने जोर देकर कहा कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वू शियान ने मुझे बीच में ही रोक दिया और अपने माता पिता से झूठ बोला कि हम पहले ही करीब आ चुके हैं। वह मेरी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली कि क्या मैं मर्द भी हूँ या नहीं। उसने मुझे डांटा कि होटल लाने की हिम्मत तो दिखाई पर सच मानने की हिम्मत नहीं है, और कहा कि वो मुझसे बहुत निराश है। मेरा तो रोने का मन कर रहा था। आखिर मुझे होटल कौन लाया था? जब मैंने समझाने की कोशिश की तो मिस्टर वू चिल्लाए कि वू शियान ने परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। उन्होंने उसे फौरन घर जाने और सरेआम तमाशा न बनाने को कहा। जब उन्होंने दोबारा उसे मारने की कोशिश की तो वह अपनी माँ मिसेज वू के पीछे छिप गई। मिसेज वू ने मेरी तरफ एक अजीब नजर से देखा और अपने पति से कहा कि जब सब हो ही चुका है तो मारने से कुछ नहीं बदलेगा। सच तो यह था कि नुकसान हो चुका था। मिस्टर वू गुस्से में बोले कि उनके लाड प्यार की वजह से ही यह बिगड़ गई है, और सोचने लगे कि वे चिन परिवार को क्या जवाब देंगे। वे गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए चले गए। वू शियान चिल्लाई कि वह चिन्हुआ को नापसंद करती है और वह एक नंबर का आवारा है जिससे वह शादी नहीं करेगी। उसने ऐलान किया कि वह झांग फान से प्यार करती है। उसने सीधे मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा कि शादी करेगी तो सिर्फ मुझसे। मिसेज वू ने बेबसी से आह भरी और अपनी बेटी से कहा कि भले ही तुम चिन्हुआ से शादी न करना चाहो, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है। उन्होंने उसे मर्यादा में रहने की याद दिलाई, लेकिन वू शियान ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया कि वह समझती है, लेकिन झांग फान के लिए अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकती। उसने कहा कि उसका खुद पर काबू नहीं है। मैं तो पूरी तरह अवाक रह गया। जैसे तैसे इस पूरे
रायते का ठीकरा मेरे ही सिर पर फोड़ दिया गया था। काफी परेशान दिखते हुए मिसेज वू ने उसे कपड़े पहनने को कहा और बोली कि वह बाहर इंतजार कर रही हैं। उनके जाते ही वो शियान ने जीत की मुस्कान बिखेरी। उसने मुझे चेतावनी दी कि जब मैं उसकी माँ से मिलूं तो चाहे जो भी पूछा जाए मुझे कहना होगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ और हम साथ रहना चाहते हैं। अगर मैंने एक शब्द भी गलत बोला तो मैं अपने परिवार का घर वापस पाने की उम्मीद भूल जाऊं। तब मुझे समझ आया कि ये उसकी पहले से सोची समझी चाल थी। उसने जानबूझकर माता पिता को यहाँ बुलवाया ताकि गलतफहमी पैदा हो सके। वह मुस्कुराई और बोली कि क्या वह शानदार नहीं है। मैं बस बेपसी से अपनी आंखें मटका कर रह गया। आखिरकार हम होटल से बाहर आए तो देखा कि मिसेज वू पेड़ के नीचे खड़ी थी। मैं जितना हो सके धीरे चल रहा था, लेकिन वू शियान ने मुझे जोर से झटका दिया और बोली कि जल्दी करो। उसने चिढ़ाते हुए कहा कि डरो मत, मेरी माँ तुम्हें खा नहीं जाएगी। उसने हमारे आने का इशारा किया और मुझे नमस्ते करने को कहा। मैंने खुद को संभाला और बड़े अदब से अपना परिचय जांग फान के रूप में दिया और खुद को शांत रखने की कोशिश की। मिसेज वू ने कहा कि वह मेरा नाम पहले से जानती हैं। फिर उन्होंने वू शियान को कार में बैठने को कहा ताकि वह मुझसे अकेले में बात कर सके। वू शियान मान तो गई, पर जाते जाते मुझे एक चेतावनी भरा इशारा कर गई। उन्होंने मुझे गौर से देखा और पूछा कि हम एक दूसरे को कब से जानते हैं और हमारा रिश्ता कब शुरू हुआ। उन्होंने मुझसे सच सच बताने को कहा। सच सच बताना। खैर, अपना घर वापस पाने के लिए मुझे समझ आ गया था कि मेरे पास वू शियान के इस नाटक में उसका साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं था। जांग फान ने दावा किया कि वे काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं, हालांकि रिश्ता अभी हाल ही में शुरू हुआ है। मिसेज वू के घूरने पर उसने झूठी हाँ में सिर हिला दिया। उसने पूछा कि क्या वह वो शियान की सगाई के बारे में जानता है। जब उसने हाँ कहा तो उन्होंने सवाल किया कि सच्चाई जानने के बावजूद वो उसके साथ क्यों है और उसकी भावनाओं से खिलवाड़ क्यों कर रहा है। उसने जोर देकर कहा कि मैंने उन्हें बिल्कुल धोखा नहीं दिया। मिसेज वू ने एक समझदारी भरी हल्की हंसी हंसते हुए पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि वो वाकई उनकी बेटी से सच्चा प्यार करता है। बात यहाँ तक पहुँचने के बाद उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि क्या उसे वाकई उसके रूप रंग से कोई आपत्ति नहीं है या फिर उसका कोई गुप्त इरादा है। मिसेस वू की तीखी नजरें जैसे उसके आर पार देख रही थीं, जिससे उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत सफाई दी कि वूसियान बिल्कुल भी बदसूरत नहीं है और वह उसके परिवार की दौलत के पीछे नहीं है। उसने कहा कि उसका चेहरा असल में काफी खूबसूरत है। जब मिसेस वू ने उसकी बाईं आंख के पास बने जन्मजात निशान का जिक्र किया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह एक बेहतरीन इंसान है। कुछ पलों की खामोशी के बाद मिसेस वू ने महसूस किया कि वे दोनों साथ रहने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने माना कि वे जानती हैं कि उनकी बेटी इस तयशुदा शादी से नफरत करती है, लेकिन यह परिवार का फैसला था और उनके बस से बाहर था। उन्होंने कहा कि अगर वह सच में उसके साथ रहना चाहता है तो उसे चिन्हुआ के साथ होने वाली सगाई को रोकने का रास्ता ढूंढना होगा। उन्होंने इसे एक परीक्षा की तरह पेश किया। जांग फैन चुप रहा क्योंकि वह जानता था कि यह सब बस एक नाटक है। आखिरकार वे अपनी बेटी को लेकर चली गईं। बाद में वू शियान ने फोन करके हालात का जायजा लिया। जब उसने पूरी बातचीत बताई तो वह काफी खुश लगी। वह खिलखिलाते हुए बोली कि उसने बहुत ही शानदार काम किया है और उसने वादा भी किया अगली मुलाकात में वह उसे एक इनाम देगी। जब उसने पूछा कि वे कब मिलेंगे, यह देखते हुए कि उसके पिता ने उसे नजरबंद कर दिया है, तो उसने इसे टालते हुए कहा कि पिताजी बस गुस्से में हैं। उसने दावा किया कि उसके पिता उसे सबसे ज्यादा लाड प्यार करते हैं और दोपहर तक वो आगाद हो जाएगी। फोन कटने के बाद जांग फैन नींद पूरी करने के लिए पांगजी के घर चला गया। दोपहर में वे दोनों फिर से बारबेक्यू स्टॉल पर दिखे। पांगजी ने उसकी तरफ देखते हुए एक शरारती इशारा किया और पूछा कि आज वह इतना थका हुआ और ढीला क्यों लग रहा है। उसने जांग फैन को चिढ़ाया कि क्या उसने मिस वू के साथ कोई हसीन रात बिताई है। उसने उसे अपना गुरु बताते हुए उसकी तारीफों के पुल बांध दिए, यहाँ तक कि उसने लकी का दिल जीतने के नुस्खे भी मांगे। जांग फैन ने उसे बकवास बंद करने को कहा क्योंकि उसे चिंता थी कि ऐसी अफवाहों से वू शियान की बदनामी होगी। पांगजी ने ध्यान दिया कि वह उसका कितना ख्याल रखता है। उसने सोचा कि शायद वह सच में उसके प्यार में पप रहा है। सच कहें तो उसकी दौलत और खूबसूरती को देखते हुए यह बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जांग फैन अंदर से जानता था कि यह सब महज दिखावा है। इस बीच भले ही दुकान में नया फर्नीचर आ चुका था, पर पिछली रात के हंगामे के बाद धंधा मंदा पड़ गया था। शाम होने तक सिर्फ 2 टेबल ही भरे थे। यह देखकर उसने पांगजी से कहा कि वह अपने नियमित ग्राहकों को फोन करे और बता दे कि आज सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए बैठा, अचानक वहाँ जांग यांग की गुस्से भरी आवाज गूंजी। उसने चिल्लाकर पूछा कि जांग फैन ने यूमा से ऐसा क्या कहा जिससे उसका काम बिक गया, और उसे गाली देते हुए कमीना कहा जो उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जांग योंग ने अचानक हमला कर उसे लात मारकर गिरा दिया और लगातार पीटने लगा। कुछ और लातें मारने के बाद जांग योंग ने उस पर वॉर करने के लिए एक स्टूल उठा लिया। जांग फैन ने खुद को बचाया। वह लड़ने से डरता नहीं था और जब बात यहाँ तक बननी गई तो दोनों आपस में भी गए। तभी पांगजी उन्हें छुहाने के लिए भागा और चिल्लाया कि वे दोनों भाई हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने उनसे पूछा
क्या कोई ऐसी बात है जो आपस में बातचीत से नहीं सुलझ सकती, जो वे जान लेने पर उतारू हैं? जांग योंग चिल्लाया कि वो इस कमीने से बात नहीं कर सकता। उसने पांगजी को रास्ते से हटने को कहा क्योंकि वो उसे सबक सिखाना चाहता था। गुस्से से लाल जांगफैन भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी सड़क किनारे युमा की बीएमडब्ल्यू आकर रुकी। पांगजी ने घबराकर उसे आवाज दी और रोकने की भीख मांगी क्योंकि अब वह उन दोनों को काबू नहीं कर पा रहा था। युमा ने पास आकर जब उनके जख्मी चेहरे देखे तो वह गुस्से से कांप उठी। उसने कहा कि वे लड़ना जारी रखें और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। उसने ताना मारते हुए कहा कि बेहतर होगा अगर वे एक दूसरे को मार ही डालें। जांग योंग ने तुरंत जांग फैन की तरफ उंगली उठाई और उसे झूठा कहा। युमा ने जांग फैन की तरफ देखा और फिर जांग योंग से कहा कि गलती उसकी भी है। उसने याद दिलाया कि कैसे जांग फैन ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए लगातार 4 साल तक काम किया था। उस कुर्बानी के बावजूद उसने जांग फैन पर मुफ्तखोर दामाद होने का इल्जाम लगाया। उसने कहा कि ऐसे शब्द एक बड़े भाई के मुंह से शोभा नहीं देते। यह सुनते ही जांग योंग का चेहरा पीला पड़ गया। बाद में पता चला कि उसकी हरकतों का सच युमा के माता पिता तक पहुंच चुका था, जो घर खरीदने में उसकी मदद करने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था। इसी वजह से वो इतना बौखलाया हुआ था। युमा ने साफ किया कि उसके माता पिता ने रिश्ता तोड़ने को नहीं कहा था, बस अभी मकान के पूरे पैसे देने से मना किया है। उसने पूछा कि वो इतना खफा क्यों है, अगर उसे बुरा लगा तो वे अलग हो सकते हैं। यह सुनते ही जांग योंग की सारी हेकी गायब हो गई और वह उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा। यह साफ था कि उसके प्रति युमा का रवैया पूरी तरह बदल चुका था और अब वो पहले की तरह दब्बू नहीं रही थी। उसे थोड़ा शांत होते देख जांग योंग ने उसका हाथ थाम लिया और वादा किया कि भविष्य में वो अपने गुस्से पर काबू रखेगा। उसने बस इस एक बार माजी की गुहार लगाई और वहां से चलने का इशारा किया। वह दोबारा कभी इस जगह कदम नहीं रखना चाहता था। जैसे ही उसने युमा को खींचने की कोशिश की, जांग फैन बोल उठा कि यहाँ से जाना इतना आसान नहीं होगा। उसके तेवर देखकर युमा दंग रह गई। जांग योंग गुस्से में पीछे मुड़ा। उसने खूनी नजरों से घूरते हुए पूछा कि अब उसे और क्या चाहिए। वह शेखी बघाड़ने लगा कि वह उससे बिल्कुल नहीं डरता। उसने दावा किया कि अगर पांगजी और युमा बीच में न आते तो वह उसे धूल चटा देता। इस पर उसने बस एक ठंडी और हिकारत भरी हंसी हंस दी। उसने अपने भाई को चुनौती दी कि वह असली मुकाबले का वक्त तय करे। माहौल में बढ़ते तनाव को भांपते हुए पांगजी ने हाथ जोड़कर मामला रफा दफा करने की विनती की। उसने याद दिलाया कि वे भाई हैं और उन्हें दुश्मनी इस हद तक नहीं ले जानी चाहिए। जांग फान ने पांगजी से कहा कि वे मामले को नहीं समझता, इसलिए बीच में न पे। उधर जांग यांग गुस्से से दांत पीस रहा था। तभी युमा बोल पई। उसने पांगजी से कहा कि भले ही वो पूरी बात न जानता हो, लेकिन वो अच्छी तरह समझती है। उसने माना कि जांग योंग को यहाँ बखेगा खगा नहीं करना चाहिए था, पर अब जब उसने मागी मांग ली है तो वह और क्या चाहता है। उससे दया की भीख मांगी गई, लेकिन जांग फान ठंडी हंसी हंसा और पूछा कि उस पर किसने रहम किया था। उसने जांग योंग को भाई माना, पर उसे सिर्फ एक एटीएम की तरह इस्तेमाल किया गया। फिर उसने युमा से पूछा कि क्या वह जानती है कि वह कितनी चिड़चिड़ी हो रही है। युमा का चेहरा बिगड़ गया और उसने उसे चुप रहने को कहा। अगर वह उसे परेशान करती है तो वह और भी मुश्किल बन जाएगी। चेतावनी दी कि अगर उसने जांग योंग का एक भी बाल भी छुआ तो वह नहीं छोड़ेगी। उसका साथ पाकर जांग योंग उकसाने वाली हंसी हंसा। गुस्से से पागल जांग फैन उस पर हमला करने दौड़ा। हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पांगजी ने उसे दबोच लिया और पूरी ताकत से रोका। पांगजी ने जल्दबाजी न करने की मिन्नत की, पर खून सी लाल आंखें लिए जांग फैन छटपटाता रहा। जाने के बजाय युमा ने कहा, उसे छोड़ दो। वह देखना चाहती थी कि वह उनका क्या बिगाड़ सकता है। लगा जैसे पीछे सहारा होने से वह बदल गया था और हर बात पर लड़ने को तैयार था। जांग योंग ने आग में घी डालना जारी रखा कि जब से जांग फैन की मुलाकात वू छियन से हुई, वह बिल्कुल बदल गया। उसने अपने भाई पर एक औरत के भरोसे जीने के लिए परिवार से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या पैसा उसके लिए इतना अहम हो गया है। उसने दावा किया कि माता पिता उसे इस हाल में देखकर टूट जाएंगे। गुस्से में जांग फैन ने माता पिता का नाम न लेने को कहा और पांगजी से खुद को छुड़ा लिया। वह आगे झपटा और एक ही मुक्के में जांग योंग को ढेर कर दिया। जांग योंग चीखते हुए खड़ा हुआ कि वह उसे जान से मार डालेगा। वह बदला लेने को तैयार हुआ। उसकी नफरत साफ बता रही थी कि वह जिंदगी भर ये दुश्मनी नहीं भूलेगा। तभी युमा ने बीच में आकर पूछा कि आखिर जांग फैन ने अपने भाई पर कितना पैसा खर्च किया है ताकि वह उसे चुकाकर ये झंझट खत्म कर सके। गुस्से से बेकाबू जांग फैन ने चिल्लाकर कहा कि सालाना 50,000 यानी 4 साल का कुल 2 लाख। गुस्से में आकर युमा ने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और उसके पैरों पर फेंक दिया और कहा कि वह तुरंत बैलेंस चेक कर ले। उसने ऐलान किया कि अब से जांग योंग पर उसका कोई उधार नहीं है और वह फिर कभी इस पैसे की बात न करे। वह रकम जांग यांग के घर के लिए थी। जांग यांग वह पैसा जांग फैन के हाथ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने पहले कार्ड झपट लिया। उसने युमा से कहा कि वह खुद उसे लौटा देगा। एक दिन जांग फैन ने याद दिलाया कि अगर उसने उसके लिए पढ़ाई न छोड़ी होती तो वह आज कॉलेज पास कर चुका होता। ये कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि जांग योंग ने उसका ख्याल रखने का वादा किया था, पर नतीजा देखो। उसने आगे कहा। उसकी कांपती आवाज थी, क्या तुम मुझे ऐसे बदला दे रहे हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जांग योंग, तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? मगर जांग योंग ने अपनी कोई गलती नहीं मानी। उसने कहा कि उसने काम करने की पेशकश की थी ताकि जांग फैन पढ़ाई कर सके, लेकिन जब तक उसे पता चला
जैंग फैन पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका था। अब तुम खिलाने वाले हाथ को ही काट रहे हो, क्या तुम इंसान भी हो? जांग योंग चिल्लाया। यह गलती करने वाले का विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका था। मुझे पता था तुम अपनी गलती नहीं मानोगे, जांग फैन ने रूखेपन से जवाब दिया। 4 साल बीत गए हैं तो उसे छोड़ो, पर मेरा एक और सवाल है। वह कड़वाहट से हंसा और पूछा कि क्या कोई यकीन करेगा कि घर इतने सस्ते? मैं बिका? तुम्हें पता है तुमने मुझे 2 लाख दिए और बाकी 8 लाख खुद हड़प लिए। फिर वो युमा की तरफ मुड़ा। चूंकि तुम उसका कर्ज चुकाना चाहती हो तो बाकी भी चुकाओ। युमा ने झांग यांग को शक भरी नजरों से देखा, लेकिन उसने फौरन दावा किया कि जांग फैन झूठ बोल रहा है और घर सचमुच सिर्फ 4 लाख में बिका है। मेरी कही हर बात 100% सच है। जले हुए घर के लिए 4 लाख की कीमत वैसे काफी जायज लग रही थी। जांग योंग ने हाँ में सिर हिलाया और दावा किया कि जांग फैन बस मनगढ़ंत आंकड़े बता रहा है। लेकिन तभी एक बेहद जानी पहचानी आवाज ने माहौल का तनाव तोड़ दिया। वह वू चेन थी। उसने युमा की तरफ एक मखौल उड़ाती मुस्कान से देखा और जीन योंग को एक बेशरम इंसान कहा जिसे हद में रहना नहीं आता। क्या मुझे सच में बिक्री का कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा, तब मानोगे कि ये 10 लाख था? उसने पूछा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वही दिखाती हूँ जो तुम चाहते हो। वू शियन ने अपना फोन निकाला और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट खोलकर कहा, अपनी आंखें खोलकर देखो, क्या ये 10 लाख है या फिर ये 4 लाख है? जांग यांग का चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया। युमा ने झपटकर फोन छीना। उसका चेहरा उलझन से गहरे सदमे में बदल गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट असली था। युमा, मैं तो बस हमारे नए घर के लिए कुछ पैसे बचाना चाहता था, जॉन योंग हकलाया। लेकिन युमा का दिल टूट चुका था। उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि उसने कभी घर खरीदने का दबाव नहीं बनाया। पैसे तो बाद में भी कमाए जा सकते हैं। सच कहें तो उसकी निराशा साफ दिख रही थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो युमा, जांग योंग गिड़गिड़ाया। चालाकी दिखाते हुए उसने तुरंत जांग फैन को बचे हुए 3 लाख चुकाने की पेशकश की ताकि उसकी हमदर्दी पा सके। भले ही युमा उस पर पहले जैसा भरोसा नहीं करती थी, फिर भी वह उसके इस नाटक से थोड़ा पिघल गई। ट्रांसफर के बाद जांग योंग उसे साथ ले जाने लगा। तभी युमा ने बैंक कार्ड टेबल पर दे मारा और साफ कहा कि झांग यांग और झांग फैन का हिसाब अब बराबर है। उसने हिदायत दी कि दोबारा कभी पैसे का जिक्र न हो। वू शियन इस पागलपन पर तंज कसे बिना नहीं रह सकी। उसने युमा से कहा कि पहले उसे खूबसूरती और दिमाग वाली कहावत पर शक था कि सुंदर लड़कियों में दिमाग नहीं होता, पर अब मुझे यकीन है इतना सब होने पर भी तुम उस कचरे को बचा रही हो। कितनी दयनीय हो। वू शियन बोली। युमा रुकी और पूछा कि वह आखिर क्या चाहती है। जॉन योंग ने वू सिन को एक भी शब्द बोलने नहीं दिया और युमा को घसीट कर ले गया। वू सिन ने बस सिर हिलाया। उसने कई बेवकूफ औरतें देखी थीं, पर इसके जैसी कोई नहीं थी। वहीं फैटी पूरी तरह से हैरान परेशान खड़ा था और बुदबुदाया कि क्या जांग योंग ने जांग फैन को धोखा देने के लिए कुछ और भी किया था। सच कहें तो उसके चेहरे की उलझन बिल्कुल असली थी। उसने माना कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जांग यांग खुद घर के पैसे हड़पने वाला इंसान निकलेगा, क्योंकि पहले वो सोचता था कि जांग फैन ही गलत था। अब जब उसने आखिरकार जांग यांग का असली चरित्र देख लिया था, वू शिन ने फैटी के कंधे को थप्पड़ पाते हुए कहा कि ऐसे आदमी के लिए चरित्र शब्द का इस्तेमाल करना फिजूल है। उसने साफ शब्दों में उसे जानवर से भी बदतर बताया, जिससे फैटी गहरे अचरज में पड़ गया और फिर उसने मुद्दा ही बदल दिया। उसने उस दिन वो काफी अजीब लग रहा था। अपने दोस्त का बचाव करते हुए फैटी ने सिस्टर चेन से कहा कि जांग फैन एक अच्छा इंसान है, जांग योंग जैसा बिल्कुल नहीं। वे दोनों साथ में जरूर खुश रहेंगे। वूशन मुस्कुराई और बोली कि वो अच्छी तरह जानती है कि जांग फैन कैसा इंसान है, सब उसके काबू में है। जैसा कि तय था, जब ग्राहक आए तो उसने फैटी को भेज दिया ताकि वो जांग फैन से अकेले में बात कर सके। वो उसे एक केबिन में ले गई, दरवाजा बंद किया और करीब आकर पूछा कि क्या उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। अपनी प्यारी युमा को जांग यांग का आंख मूंद कर साथ देते देख जांग फैन ने दिखाया कि उसे परवाह नहीं है और अब वे अजनबी हैं जो कभी नहीं मिलेंगे। वुशियान और करीब आ गई, दूरी मिटाकर उसका सब्र परखने लगी। जैसे ही वो उससे सटने वाली थी, जांग फैन तुरंत पीछे हट गया। उसने कहा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अपने पास्ती के भावों को चेहरे पर न छुपा पाना है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने माना कि युमा को इतनी जल्दी भूलना नामुमकिन है, इसलिए वो दबाव नहीं डालेगी, पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना, वो अब वू चेन का बॉयफ्रेंड है। अगर उसने कभी धोखा दिया तो अंजाम जांग यांग से भी भयानक होगा। ये खौफनाक था। जांग फैन ने विरोध जताया कि जब वे अकेले हैं तो इस नाटक को बंद कर सकते हैं, पर वूशन अड्डी रही कि वो इस रिश्ते को लेकर गंभीर है। उसने होटल के कमरे की बात छेड़ी और पूछा कि क्या वो मुकर रहा है। उसने आगे बढ़कर उसे दीवार से सटा दिया, जहाँ से भागने का रास्ता नहीं था। जांग फैन ने हड़बड़ा कर कहा कि उस रात कुछ नहीं हुआ था। वूसियान ने उंगली दिखाकर आरोप लगाया कि उसने नशे में आपा खो दिया था और अगर उसने पूरी ताकत से विरोध न किया होता तो वो फायदा उठा लेता। भले ही वो नाकाम रहा, पर जो उसने देखा और किया वो काफी था। जांग फैन का चेहरा शर्म और शक से लाल हो गया कि क्या उसने सच में इस तरह आपा खोया होगा। यह वाकई बेहद असह्य स्थिति थी। जांग फैन हैरान था कि उसने इतना सब देखा और छुआ, फिर भी उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा।
उसकी खामोशी देखकर वुक्सियान नशीली नजरों से उसे चूमते हुए उसने कहा कि जल्दबाजी का काम खराब होता है। वादा किया कि अगर उसने उसका ख्याल रखा तो वो उसकी हो जाएगी। उसकी कातिल आंखों और सुर्ख होंठों ने उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। वो जानता था कि वुशियान जैसी लड़की उसकी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगा उसने अचानक आगे बढ़कर उसे चूम लिया। वो बस एक हल्का सा एहसास था, पर उस करंट ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। लाल गालों और नम आंखों के साथ वुशियान धीमी कोमल आवाज में बोली। उसने समझाया कि आज उसकी माँ के सामने उसने इतना अच्छा नाटक किया था, इसलिए यह चूमना उसका इनाम था। इस बीच उसका दिमाग तो जैसे पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वुशियन ने आगे कहा कि आज कॉन्ट्रैक्ट सबके सामने आने से जांग योंग पक्का समझ गया होगा कि खरीदार वही है, इसीलिए अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं। उसने आधिकारिक रूप से वो घर उसे मरम्मत करने और रहने के लिए सौंप दिया। साथ ही याद दिलाया कि वो 3 महीने तक उसका बॉयफ्रेंड बनने से पीछे नहीं हट सकता। अगर हटा तो उसने घर वापस लेने की धमकी दी। अगली सुबह वुशियन एक ठेकेदार को उस जगह ले आई जिसने देखा कि आग से नुकसान काफी ज्यादा हुआ था। उस आदमी ने अंदाजा लगाया कि पूरी मरम्मत में कम से कम 2 लाख का खर्च आएगा। वुचियन ने उसे मन लगाकर काम करने और पैसों की चिंता न करने को कहा। ठेकेदार ने सिर झुकाया और ने बहुत आदर से वादा किया कि वो मिसबू के काम में लापरवाही बरतने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। फिर वो सामान तैयार करने के लिए चला गया ताकि कल से काम शुरू हो सके। उसके जाते ही वुचियन ने राहत की एक लंबी सांस ली। खुश थी कि आखिरकार मामला सुलझ गया। अब जब घर उसके असली मालिक के पास था तो उसे सुकून मिला। दूसरों के लिए वुशियान भले ही एक बिगड़ी हुई जिद्दी लड़की रही हो, लेकिन झांग फैन के लिए वो एक साफ दिल की इंसान थी जिसने उसका बहुत साथ दिया। चूंकि वो कोई पत्थर का इंसान नहीं था, उसने उसके प्रति गहरा आभार महसूस किया। उसने बताया कि वो अभी सिर्फ 5 लाख ही दे सकता है, जो कि आधी रकम थी, और वादा किया कि बाकी पैसे कमाने के बाद चुका देगा। उस वक्त उसके पास 8 लाख थे, जिसमें 2 लाख यूमा के थे और 5 लाख घर की बिक्री के थे। उसने बैंक कार्ड वुशियन को थमाया, जिसने बस एक नजर देखा उसकी तरफ और पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसने समझाया कि उसने इस घर पर 10 लाख खर्च किए थे और अब इसे वापस दे रही थी, तो उसे किसी तरह कर्ज चुकाना शुरू करना था। उसने माना कि उसे पैसा पसंद है, पर बिना कमाए कुछ लेना गलत लगता है। उसने इशारा ये जानकर कि उसका बारबेक्यू स्टॉल साल में 5 लाख भी नहीं कमा पाएगा। उसने पूछा कि क्या उसे इसे इतनी आसानी से छोड़ देने का कोई पछतावा नहीं है। जांग फान बस मुस्कुराया और सिर हिलाकर मना कर दिया। हमेशा सही तरीके से ही पैसा कमाता है। उसने कोई संत होने का दावा तो नहीं किया, पर वह कोई विलेन भी नहीं था। उसने कहा कि झांगयोंग जैसा आदमी कभी इतने पैसे नहीं देता। वो जिन मुस्कुराई क्योंकि उसका अंदाजा जो क्या है बिल्कुल सही था। उसने उसे वह कार्ड अपने पास रखने को कहा क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी और वे दोनों बराबर थे, लेकिन उसने जोर दिया कि भले ही वह इसे सही सौदा कहे, 3 महीने के लिए उसका बॉयफ्रेंड बनना 10 लाख के लायक नहीं था क्योंकि वह इतना कीमती नहीं था। तभी किस्मत का खेल देखिए। दरवाजे के बाहर से अचानक पोंजी और युमा की आवाजें आई। पोंजी समझा रहा था कि वह सचमुच नहीं जानता कि फान और योंग के बीच क्या हुआ था। उसने बताया कि उसने जांग फान से पूछा तो था, पर उसने कुछ नहीं बताया। हालांकि उसे वुशान की कल रात की बात अच्छी तरह याद थी कि जांग योंग किसी जानवर से भी बदतर था। युमा ने हैरान होकर पूछा कि क्या उसका मतलब वो श्यान से है। पोंजी ने हामी भरते हुए कहा कि वे दोनों एक कमरा शेयर कर चुके हैं, इसलिए वह उसे मिसवू नहीं कह सकता। तभी उसने देखा कि युमा का चेहरा पीला पड़ गया था और पूछा कि क्या वो ठीक है। पोंजी यानी हे चोंग ने सोचा कि चूंकि वुशान ने खुद यह कहा था तो यह सच ही होगा। उसने युमा से माना कि पहले वो सारी गलती फान की समझता था, लेकिन हाल ही में उसे एहसास हुआ कि शायद झांग योंग ने ही जांग फान के साथ गलत किया था। उसने युमा से कहा कि उसने हमेशा अपने दोस्त को गलत समझा। युमा ने जवाब दिया कि भले ही कोई गलतफहमी हो, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने होंगजे से कहा कि उसे कुछ काम है और अब निकलना होगा। उसने जांग फान को यह न बताने के लिए कहा कि वो उससे मिलने आई थी। होंगजे मान गया, पर जब उसने उसे बाहर छोड़ने की बात कही तो युमा ने चुपचाप मना कर दिया और दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसकी नजर अहाते पर पड़ी, जहाँ जांग फान और वू शियान साथ खड़े थे। वह पल भर के लिए रुकी, उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं और फिर वह आगे बढ़ गई। होंगजे उन्हें वहां देखकर दंग रह गया और अंदर चला गया। वह झेमते हुए अपना सिर खुजलाने लगा। उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। उसने इसे एक इत्तेफाक बताकर टालने की कोशिश की, पर वू शियान ने एक हल्की मुस्कान के साथ उस तरफ देखा जहाँ युमा गायब हुई थी। उसने पूछा कि वह चिन औरत क्या चाहती थी। पंगजी हकलाते हुए बोला कि कोई जरूरी बात नहीं थी। फिर दुकान का सामान खत्म होने का बहाना बनाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर वो चुन ने उसे तुरंत पकड़कर पीछे खींच लिया। मजाक में मुट्ठी दिखाते हुए उसने चेतावनी दी कि आजकल उसके हाथों में बड़ी खुजली हो रही है और पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। घबराकर पंगजी ने तुरंत सच उगल दिया कि युमा जांग फान के लफड़े के बारे में पूछ रही थी, पर उसने कसम खाई कि उसने कुछ नहीं बताया। वुचुन ने ठंडी सांस भरकर ताना मारा कि युमा भी अजीब है, जो चीज उसकी हो नहीं सकती उसी के पीछे भाग रही है। फिर उसने पंगजी को एक खास हिदायत दी। उसने कहा कि अगर युमा दोबारा पूछे तो वह कह दे कि वह और जांग फान काफी करीब आ चुके हैं और युमा को अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। यह देखते हुए कि पंगजी भी कुंवारा है, उसने वादा किया कि अगर वह उसकी बात मानेगा
तो वो उसकी मुलाकात किसी अमीर और खूबसूरत लड़की से करा देगी। पंगजी खुशी से झूम उठा और उसकी हर बात मानने का वादा किया। अपनी बात मनवाने के बाद उसने पंगजी को जाकर दुकान का काम देखने को कहा और पंगजी खुशी खुशी वहां से भाग गया। अगले ही दिन मरम्मत करने वाली टीम आ गई। उन्होंने बहुत तेजी और सावधानी से काम किया और कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। न तो झांग योंग और न ही चिन्हुआ कोई नया बखेड़ा खड़ा करने वापस आए। यहाँ तक कि वुशियान भी फुर्सत मिलते ही बारबेक्यू स्टॉल पर मदद के लिए आने लगी। सच कहें तो एक अमीर घर की लाडली होने के नाते उसकी मदद अक्सर मुसीबत ज्यादा बनती थी। कुछ दिनों बाद जब जांग फान साइकिल से दुकान जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। उनका लीडर वही जाना पहचाना गंजा था जिसने पहले स्टॉल पर हंगामा किया था। वे वहां कोई दोस्ती करने नहीं आए थे। इससे पहले कि वह अपनी साइकिल मोड़ पाता उन्होंने उसे दबोच लिया। निहत्था होने और अकेले पड़ने की वजह से वे उसे जबरदस्ती एक वैन में डालकर पुरानी गाड़ियों की डीलरशिप पर ले गए, जहां एक तंग केबिन के अंदर 40 की उम्र का एक सांवला आदमी चमड़े की कुर्सी पर बैठा था। उसने हाथ में माला पहन रखी थी और चेहरे पर कड़े तेवर लिए अखरोट घुमा रहा था। गंजे ने उसका परिचय मालिक लिहुआ के रूप में कराया और फान से कहा कि वह उसे भाई लियू कहकर बुलाए, लेकिन फान ने अपनी जिद पर अड्डे रहकर एक शब्द भी नहीं बोला। गंजे मूंछों वाला पानी पीने सोफे पर चला गया। लियोवा उसके पास आया, जो कद में फैन से आधा सिर छोटा पर काफी गठीला था। उसने कहा कि उसने सुना है विषायु ग्रुप में फैन का बहुत बड़ा मददगार है। यह भांपकर कि अंजाम बुरा होगा। फैन ने उसे डराने के लिए वू शियान का नाम इस्तेमाल किया। उसने पूछा कि अगर लियुआन जानता था कि वह कौन है तो उसे अब तक छोड़ा क्यों नहीं गया। मूंछों वाला सम्मान न मिलने पर भड़क गया। उसने अपने बॉस का हवाला दिया, लेकिन लियोवा हंस पड़ा। वह जानता था कि वूशा ग्रुप बहुत रईस है और उनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। उसने माना कि वह उनसे पंगा नहीं ले सकता, लेकिन उसके भी कुछ पेशेवर वसूल थे। जिस काम के पैसे मिले थे उसे पूरा करना उसका फर्ज था। साफ था कि किसी ने उसे काम पर रखा था और फैन को तुरंत चिन्हुआ पर शक हुआ। उसने कहा कि अगर उसे चोट लगी तो वू शियान इसे नहीं छोड़ेगी। मूंछों वाले ने वफादारी दिखाने के लिए टेबल पीटी और उठ खड़ा हुआ, लेकिन लीवा शांत रहा। उसने फैन की तरफ फीकी मुस्कान से देखा। फिर उसने फैन से पूछा कि क्या वह यह जानने के लिए भी उत्सुक नहीं है कि आखिर हमला करने की सुपारी दी थी। फैन ने जवाब दिया कि चिन्हुआ के अलावा कोई और नहीं हो सकता। ली हुआ हैरान था कि वह चिन्हुआ को जानता है, पर उसने साफ किया कि इस काम के पैसे उस बिजनेसमैन ने नहीं दिए थे। जो शख्स उसे ठिकाने लगाना चाहता था वह उसका अपना भाई जोंग योंग था। इस खबर ने फैन के दिल में एक गहरी कड़वाहट भर दी कि उसका अपना सगा भाई इस तरह की गद्दारी के लिए पैसे दे सकता है। लीवा ने दराज खोलकर 20,000 नकद निकाले और डेस्क पर फेंक दिए। जैसे ही पैसे वहां गिरे, रिंच लिए कई आदमी कमरे में घुस आए। वे बस हमले का इशारा मिलने का इंतजार कर रहे थे। सच कहूं तो फैन बुरी तरह डर गया था। उसे अपनी शामत आती हुई दिख रही थी और मार खाना तय लग रहा था। लियोवा ने उसे गौर से देखा, फिर अचानक एक अप्रत्याशित रास्ता सुझाया। उसने फैन से कहा कि वह तुरंत वो परिवार की वारिस को फोन मिलाए। अगर उनका रिश्ता सच साबित हुआ तो लियोवा उसे जाने देगा। उसने साफ किया कि 20,000 के लिए वो परिवार से पंगा लेना समझदारी नहीं होगी। उसे यकीन नहीं था कि फैन और वुशियान करीबी हैं, इसीलिए उसने फोन करके साबित करने को कहा। खुद को बचाने का मौका पाकर फैन ने तुरंत वुशियान का नंबर मिलाया। फोन उठते ही उसने मजाकिया अंदाज में बात की। उसने पूछा कि क्या वो उसे याद कर रहा है और कमरा लेने की बात कही। स्पीकर फोन पर लीवा ने सब सुन लिया। उनके करीबी रिश्ते का एहसास होते ही उसके चेहरे के भाव घमंड से सीधे खौफ में बदल गए। वह घबराकर फैन को अजीब इशारे करने लगा और चेहरे पर नकली मुस्कान ले आया। फैन ने किडनैपिंग की बात छिपाए रखी, कुछ देर मजाक किया और फिर माथे का ठंडा पसीना पोंछते हुए फोन काट दिया। लियोवा ने अपने गुंडों को बाहर भेजा और फैन से बैठने की मिन्नतें करने लगा। वह अचानक बेहद खुश होकर फैन की वफादारी की तारीफ करने लगा। वह जानता था कि सच बताने पर वो शियान तबाही मचा देती। क्योंकि फैन चुप रहा, इसीलिए लियोवा ने राहत की सांस ली। उस आदमी के बदले तेवर देखकर फैन ने बात संभाली और कहा कि एक मामूली गलतफहमी को इतना बड़ा तूल देने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार अक्सर तकरार के बाद ही पक्की दोस्ती होती है। लीवा खुलकर हंसा और उसकी बात से सहमत हुआ। उसने कहा कि आगे कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक बताना, क्योंकि अब वे भाई भाई हैं। उसने बताया कि सालों से लीचिंग शहर में उसका अच्छा खासा दबदबा है और कानून के दोनों तरफ उसकी सेटिंग है। उसने जिंगशियान को इशारा किया। फैन ने भी माना कि शायद उसे कभी बॉस जांग की जरूरत पड़ सकती है। लियोवा ने कहा कि यह तो उसका सौभाग्य होगा। फिर उसने फैन को रुकने को कहा और उसी के सामने एक नंबर मिलाकर फोन स्पीकर पर डाल दिया। उधर से जल्द ही जो आवाज आई वो कोई और नहीं बल्कि जोंग योंग था। उसने पूछा कि काम कैसा चल रहा है। लीवा ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा कि लीचिंग में दाम सही हो तो कुछ भी मुमकिन है। उसने योंग को बताया कि काम हो चुका है और पूछा कि बाकी के 10,000 कब मिलेंगे, चुकाए जाएंगे। सच तो यह है कि इस सौदे की बेरहमी हैरान करने वाली थी। योंग बेहद खुश था। उसने लीवा के काम की तारीफ की और अगले आधे घंटे में खुद पैसे लेकर आने का वादा किया। फोन काटने के बाद लीवा ने फैन को सहानुभूति से देखा। उसने कहा कि फैन का भाई वाकई बड़ा घटिया इंसान है जिसमें कोई पारिवारिक वफादारी नहीं है। यह सोचकर ही गुस्से से फैन का चेहरा पीला पड़ गया कि
उसके अपने सगे भाई ने उसे पिटवाने की सुपारी दी थी। यह धोखा किसी भी दुश्मन के वार से ज्यादा दर्दनाक था। उसने लीवा से पैसे रख लेने को कहा क्योंकि वे खुद चलकर आए थे, पर साफ किया कि वह यूंग का चेहरा नहीं देखना चाहता और उसने जाने की तैयारी की, पर नेवा ने उसे रोक लिया। उसने शिकायत की कि योंग ने उससे झूठ बोला था कि फैन और वुहेरिस एक दूसरे को जानते तक नहीं। उसने माना कि अगर वह सावधान न रहता तो योंग के झूठ उसे पूरी तरह बर्बाद कर देते। उसने ऐलान किया कि जैसे ही योंग यहाँ पहुंचेगा वह उसे अच्छा सबक सिखाएगा। वह फैन का थोड़ा गुस्सा भी शांत करना चाहता था। कुछ ही देर बाद मुस्ताश ने आकर बताया कि मेहमान आ चुका है। एक जानी पहचानी BMW वहां आकर रुकती है और जोंग योंग बाहर आता है। उसे गाड़ी में माजिया लेकर आई है। फैन जानता था कि माजिया से यह बात छिपानी होगी क्योंकि वह उसे पिटवाने के लिए कभी पैसे नहीं देती। फिर मुस्ताश उन्हें बगल के कमरे में ले गया। लियोवा ने अपने आदमियों को बिना वक्त गंवाए योंग को अच्छा सबक सिखाने का हुक्म दिया। मुस्ताश के बाहर जाते ही बगल से योंग की चीखें गूंज उठी। केबिन की पतली दीवारें आवाज बिल्कुल नहीं रोक पा रही थी। फैन काफी बेचैन हो गया, पर लियोवा उसकी घबराहट देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने फैन से कहा कि चिंता न करे, ये बस मामूली सबक है। उसने फैन को साथ चलने को कहा, पर उसने मना कर दिया तो लियोवा अकेला ही गया। वहां योंग चिल्लाकर पूछ रहा था कि पैसे देने पर भी उसे क्यों पीटा जा रहा है। वादे के मुताबिक पैसे ले आया था। लियोवा ने हंसते हुए कहा कि वह किस्मत वाला है जो सभ्य समाज में है। उसने पैसे रख लिए, पर काम करने से साफ मना कर दिया और मुस्ताश को उस कमीने को बाहर फेंकने का हुक्म दिया। तभी माजिया की आवाज गूंजी। उसने योंग से उसका हाल पूछा और इंसाफ मांगा। उसने चिल्लाकर कहा कि इस कानून की दुनिया में उनकी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। लियोवा ने उसकी खूबसूरती देखकर पूछा कि उसका योंग से क्या रिश्ता है। मुस्ताश बोला कि उसने इस कपल को पहले देखा है। उसने बॉस को इशारा किया कि दिलचस्पी हो तो वे इसे रोक सकते हैं। माजिया गुस्से में चिल्लाई कि वे करना क्या चाहते हैं। ये सुन फैन अचानक खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लियोवा ने तुरंत मूंछ वाले को टोका और याद दिलाया कि वे कानून के दायरे में रहते हैं और कुछ भी गैर कानूनी नहीं करना चाहिए। हाँ, अचानक हृदय परिवर्तन। माजिया ने गुस्से में पूछा कि क्या किसी को पीटना गैर कानूनी नहीं है। ली ने सीधे पूछा कि किस आंख ने उन्हें हाथ लगाते देखा है। उसने दावा किया कि योंग बस फिसल कर गिर गया था और सुझाव दिया कि वह खुद योंग से ही सच पूछ ले। यह बात बिल्कुल बकवास थी। माजिया ने योंग को पुलिस बुलाने को कहा, पर लियोवा बस हंस पड़ा। वह जानता था कि योंग पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि खुद की संलिप्तता सामने आने का उसे डर था। खुलकर सामने आने के डर से योंग ने जल्दी से माजिया से कहा कि वो ठीक है और यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। माजिया पुलिस बुलाने पर अड्डी रही, लेकिन योंग डर के मारे सुन्न था। सच कहें तो उसका यह डरपोक स्वभाव मार खाने से भी ज्यादा तकलीफदेह था। लियोवा और उसके आदमी हंस पड़े। उन्होंने माजिया का मजाक उड़ाया कि उसका अपना साथी मदद नहीं चाहता। उसने उन्हें दफा होने को कहा और जल्द ही माजिया लंगड़ाते हुए योंग को सहारा देकर ले जाती दिखी। लियोवा फिर नकदी लेकर दफ्तर लौटा। उसने फैन को नए 10,000 से ज्यादा और पुराने 20,000 रुपए सौंपे और दोस्ती के नाते यह सब रखने की जिद की ताकि उनकी नई दोस्ती पक्की हो सके। फैन ने यह सब देखा और समझा कि भले ही वह झांग यांग जितना चालाक नहीं था, पर वह दुनिया के तौर तरीके सीख चुका था। झांग लियोवा मुस्कुराते हुए पैसे लेते हुए बोला कि चूंकि उसका छोटा भाई इतना दिलदार है, वह इसे फैन की बारबेक्यू दुकान पर ही खर्च करेगा। उसने भविष्य के लिए इन पैसों के इस्तेमाल की बात कही, पर फैन ने मना कर दिया। आखिरकार मूंछ वाले ने उसे दुकान पर छोड़ा टैक्सी से। फैन इन अंडरवर्ल्ड के लोगों से कोई रिश्ता नहीं चाहता था, लेकिन तभी उमाजिन गुस्से में लाल पीली होती हुई दुकान पर आ धमकी। उसने उस पर कार डीलरशिप के गुंडों को रिश्वत देने का आरोप लगाया और कहा कि उसने उसे वहां से निकलते देखा है, इसलिए झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। इससे पहले कि फैन कुछ समझ पाता, उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस एक वार ने फैन के भीतर ठंडे गुस्से की आग भड़का दी और उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह उसे घसीटते हुए एक केबिन की तरफ ले जाने लगा। घबराई हुई माजिया ने खुद को छुड़ाने की गुहार लगाई। वह डर के मारे बड़बड़ा रही थी। उसने मदद के लिए हेचोंग को आवाज लगाई और वह शख्स जिसे सब फैटी कहते थे दौड़ता हुआ आया। उसने फैन से शांत होने को कहा क्योंकि वे सब दोस्त थे। फैटी ने बात करने की सलाह दी, पर फैन चिल्लाया कि वह इस नखरेबाज से तंग आ चुका है जो हमेशा उसकी जिंदगी नर्क बना रही थी। वह अपनी हद पार कर चुका था। फैन ने माजिया को केबिन में धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से फैटी चिल्ला रहा था कि वो गलती कर रहा है और वो यांग की गर्लफ्रेंड है, पर गुस्से में अंधा फैन किसी जंगली जानवर की तरह उस पर झपटा और उसे सोफे पर दबोच लिया। बाहर फैटी दरवाजा पीटते हुए रहम की भीख मांगता रहा। माजिया डर के मारे पूरी तरह सहम चुकी थी। शर्म और गुस्से से उसका चेहरा लाल था। उसने चिल्लाकर उसे पागल कहा और छोड़ने को कहा, पर फैन अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। फैटी ने बाहर से चेतावनी दी कि वह आग से खेल रहा है और दरवाजा तोड़ने की धमकी दी। तभी एक नई आवाज आई कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। वह वुशियान थी। उसने बाहर शिनशिन की कार खड़ी देखी और जानना चाहो कि फैन और बाकी सब कहाँ छिपे हैं। उसने फैटी के झूठ को तुरंत पकड़ लिया और उसे हटने को कहा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वे केबिन के अंदर हैं। अंदर माजिया ने हड़बड़ी में फैन को पीछे धकेला और अपने कपड़े ठीक करने लगी। तभी वुशियान ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। माजिया के बिखरे बाल और लाल चेहरा देखकर वुशियान का पारा चढ़ गया। वह चिल्लाई कि क्या इस नखरेबाज के लिए एक आदमी काफी नहीं था जो वह
माजिया पर उसके मर्द को बहकाने का आरोप लगाने लगी। उसने कसम खाई कि वो इसे छोड़ेगी नहीं और नाखून तानकर आगे बढ़ी। फैन के पास उसे पकड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने घबराकर फैटी को मदद के लिए पुकारा ताकि इस हंगामे को संभाला जा सके। फैन इतने दर्द में था कि उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। मौका पाते ही फैटी माजिया को बाहर ले गया। जैसे ही बाहर कार के स्टार्ट होने की आवाज आई, फैन ने वो शियान के हाथ छोड़ दिए, पर उसने उसे नहीं छोड़ा। उसके दांत फैन के हाथ में गड़े हुए थे। दर्द से कराते हुए उसने मिन्नत की कि उसका हाथ चबाना बंद करे, पर वो शियान का तेवर बेहद आक्रामक था। उसने कहा कि हाथ का थोड़ा सा मांस तो कुछ भी नहीं, वो उसका सबसे जरूरी हिस्सा काटना पसंद करेगी। उसने फैटी को चाकू लाने तक की आवाज लगाई और उसका खानदान खत्म करने की धमकी दे डाली। बोलते हुए उसके दांत उसकी त्वचा पर और कस गए, जिससे फैन की हड्डियों तक तेज दर्द दौड़ गया। जब फैटी वापस लौटा और ये नजारा देखा तो वह हैरान होकर स्तब्ध रह गया। इसे प्रेमियों की कोई अजीब लड़ाई मानकर फैटी ने मजाक किया कि वह कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, और वहां से 9-2-11 हो गया। यह देखकर कि वह उसे छोड़ नहीं रही है, फैन बेताब हो गया। उसने उसे छुए बिना गुदगुदाने या संवेदनशील जगह पर हाथ बढ़ाने की कोशिश की, जो काफी हास्यास्पद पर असरदार कदम था। सच कहें तो वुशियान गुस्से में बिफरी गाय की तरह दांत पीसते हुए पीछे हट गई। फैन खुद को बचाते हुए माहौल शांत करने की कोशिश करने लगा। वह गिड़गिड़ाया कि वो उसकी बात सुने कि सच वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, पर उसने एक न सुनी। उसने पलटकर कहा कि अगर वह ना आती तो उनका यह काला कारनामा इसी केबिन में पूरा हो चुका होता। उसने जियोंग फैन को बेहद हिकारत से देखा और कहा कि वह बिल्कुल अपने भाई जैसा है। उसकी नजरों में दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो शियान बरसती रही और फैन पहले तो सहमा, पर फिर उसे याद आया कि उनका रिश्ता तो महज एक सौदा है। उसने खुद को सीधा किया और सोचा कि वह इतना क्यों डर रहा है। उसने कहा कि अब बहुत हो गया और उसे इस नाटक को इतना आगे नहीं खींचना चाहिए। अगर लोगों को पता चला तो वे उन्हें सचमुच का जोड़ा मान लेंगे। गुस्से से वो शियान का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें सुलगने लगीं। उसने याद दिलाया कि उसने उसे चूमा भी था। उसने पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह किसी के लिए भी ऐसा करेगी। अगर वह उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती तो उसे क्यों चूमती। वह ऐसी वैसी लड़की नहीं थी और वह यह बात उसे साफ कर देना चाहती थी। फैन हैरान था कि क्या वह सचमुच उसके प्यार में पड़ गई है। ये नामुमकिन था क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। फिर वह उसमें क्यों दिलचस्पी लेगी। वो शियान ने उसे थोड़ा समय दिया कि वह कोई सफाई दे और बाहर चली गई। खुद को संभालकर फैन जब पीछे गया तो उसने उसे फैटी के सामने अपना दुखड़ा रोते पाया। वह मेज पर झुकी शिकायत कर रही थी कि उसने फैन को इतना चाहा, फिर भी उसने उसे धोखा क्यों दिया। पुरुषों को लेकर वह काफी कड़वे नतीजे पर पहुंच चुकी थी। उसने फैटी से कहा कि मर्दों के ज्यादा नखरे नहीं उठाने चाहिए, वरना उनका दिमाग खराब हो जाता है। वह इस बेइज्जती को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती और बदला लेकर रहेगी। उसने फैटी से मदद मांगी कि वह फैन को पकड़कर रखे ताकि वह चाकू से उसकी मर्दानगी खत्म कर सके। बदले में उसने फैटी की मुलाकात एक अमीर और खूबसूरत लड़की से कराने का वादा किया। यह सुनकर फैन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उसने फैटी को दबे स्वर में पूछते सुना कि क्या वह लड़की सचमुच उतनी अमीर और सुंदर होगी। फैन ने जोर से खांसा और अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। फैटी तुरंत झेमते हुए मुस्कुराया और मजाक करने का बहाना बनाकर ग्रिल की तरफ भाग गया। अपनी बात कहकर फैटी शर्म के मारे वहां से खिसक गया। हम फैन को वू शियान के पास जाते देखते हैं, जिसकी आंखें लाल थीं और आंसू छलक रहे थे, बिल्कुल एक सताई हुई पत्नी की तरह। उसे देखकर फैन का दिल पिघल गया। उसने कहा कि वह कुछ पल के लिए अपना आपा खो बैठा था और माजिया उसे इतना परेशान कर रही थी कि वह बस उसे डराना चाहता था। वो शियान भड़क गई और पूछा कि वह उससे ऐसी बात कैसे कह सकता है। किसी महिला को डराने का यह तरीका उसके बेकसूर होने के दावे को झूठा साबित करता है। फैन ने दलील दी कि अगर वो वाकई कुछ गलत करना चाहता तो बारबेक्यू की दुकान पर नहीं करता। वुशियान इस बात पर गुस्से से फूंफकार उठी। उसने कहा कि जब कोई मर्द अपनी हवस के काबू में होता है तो वह जगह नहीं देखता। उसने फैन की किसी बात पर यकीन करने से साफ मना कर दिया। आखिरकार फैन आ भरकर बैठ गया, मानो कह रहा हो कि वह चाहे तो उसे जान से मार दे या बांध ले। कुछ देर बाद वह शांत हुई। उसने उसका कान खींचा और कहा कि चूंकि ये उसकी पहली गलती थी और शुरुआत माजिया ने की थी, वह उसे सिर्फ इस बार माफ कर रही है। इस घटना के बाद हम देखते हैं कि फैन कई दिनों तक माजिया से नहीं मिला। उसने उसे सब कुछ समझाने की सोची, पर फिर लगा कि इसे ऐसे ही छोड़ देना बेहतर है। अगर इस वजह से वह उससे दूर रहती है तो यही सही था। हालांकि वुशियान हमेशा की तरह अक्सर आने लगी। शुरू में वह असहज था, पर जल्द ही समझ गया कि उसके साथ तालमेल बिठाना आसान है, बस उसे उसका गुस्सा संभालना आना चाहिए। फिर भी वह खुद को उससे एक मर्यादित दूरी बनाए रखने की याद दिलाता रहा। इसी बीच घर की मरम्मत का काम पूरा हो गया। उसने कुछ फर्नीचर खरीदा और वांगी का घर छोड़ दिया। जैसा कि कहते हैं, अपना घर अपना ही होता है। भले ही उसका घर उसके घर से थोड़ा बिखरा हुआ था। उसने वांगी को शुक्रिया के तौर पर पैसे देने चाहे, पर उसने मना कर दिया। बदले में उसने कुछ सामान खरीदा और उसे और उसकी बेटी को बारबेक्यू पर बुलाया। रात होने पर खाना खाने के बाद फैन ने वांगी को स्कूटर पर घर छोड़ने की पेशकश की।
उसने उस छोटी सी साइकिल को देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। उसने मेहमाननवाजी के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, वे पैदल ही चले जाएंगे। बहुत बाद में उसे समझ आया कि वह बस नहीं चाहती थी कि लोग उन्हें साथ देखें। उन्हें विदा करने के बाद फैन टेबल साफ करने लगा। तभी अचानक सड़क किनारे 2 वैन आकर रुकी और उनमें से एक दर्जन हट्टे कट्टे आदमी बाहर कूद पड़े। बिना एक शब्द बोले उन्होंने वहां रखी हर चीज को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। गुस्से से लाल फैन और फैटी तुरंत इस लड़ाई में कूद पड़े और सड़क पर ही एक भयंकर जंग छिड़ गई। तभी जब मामला काफी गर्मा चुका था, पास से ही किसी आदमी की जोरदार आवाज गूंजी, जो चिल्ला रहा था कि उसके छोटे भाई की दुकान पर हंगामा करने की हिम्मत किसने की। फैन ने पीछे मुड़कर देखा तो जीन लीवा अपनी मूंछ वाले साथी और कुछ अन्य गुंडों के साथ आ पहुंचा था। ये सभी लड़ाई झगड़े में उस्ताद थे, खासकर वो मूंछ वाला। पलक झपकते ही उस मूंछ वाले ने 3-4 बदमाशों को धूल चटा दी। लीवा ने फैन को आवाज दी और कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है। हालांकि लीवा ने खुद एक भी घूंसा नहीं चलाया। आखिरकार उसे अपने बॉस होने का रुतबा भी तो बनाए रखना था। कुछ मिनटों बाद फैन और फैटी मलबे के बीच खड़े थे। फैटी का चेहरा छोटों से सूज चुका था और उस मूंछ वाले और उसकी टीम को भी कुछ चोटें आई थीं। लेकिन उन गुंडों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। पासा पलटता देख उन्होंने वहां से खिसकने की कोशिश की, पर मूंछ वाले ने उनका रास्ता रोक लिया। जीन लीवा दहाड़ा कि इन्हें बचकर भागने मत देना। तभी उन बदमाशों में से एक छोटे बालों वाले आदमी ने उसे पहचान लिया और पूछा कि क्या वो जानता है कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। लीवा ने बस लापरवाही से हाथ हिलाया और कहा कि फैन उसका दोस्त है और यहाँ बखेड़ा खड़ा करना सीधे तौर पर उसकी बेइज्जती है, जिसके लिए वह किसी से भी भिड़ने को तैयार है। उस छोटे बालों वाले आदमी ने आंखें सिकोड़ते हुए माना कि भले ही लीवा कभी लीचिंग के अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था, पर अब वक्त बदल चुका है। उसने चेतावनी दी कि पुराना दौर अब खत्म हो चुका है और बताया कि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि चिन परिवार के युवा मालिक चिन हुआ ने भेजा है। चिन परिवार का नाम सुनते ही ली हुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर पूछा कि क्या वह चिन हुआ है, तो उस आदमी ने ठंडी और हिकारत भरी हंसी हंसते हुए हामी भरी। उस आदमी झावताओं ने लीवा का मजाक उड़ाया कि क्या वह सच में युवा मालिक चिन से भिड़ना चाहता है, जो लीवा को कचरे से ज्यादा कुछ नहीं समझते। फैन को पहले ही शक था कि इस सब के पीछे चिन हुआ का ही हाथ है। ली हुआ के चेहरे पर साफ हिचकिचाहट दिख रही थी, लेकिन उसने फैन की तरफ देखा और अपने दांत भींच लिए। वो अपनी बात पर अड्डा रहा कि फैन उसका दोस्त है, इसलिए वह चुपचाप तमाशा नहीं देख सकता जब उस पर हमला किया जा रहा हो। जाओताओ ने ली हुआ को इन बातों को याद रखने की चेतावनी दी और अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। वे जितनी जल्दी आए थे उतनी ही जल्दी गायब हो गए। ली हुआ ने एक लंबी ठंडी सांस ली और फैन को एक निजी कमरे में ले गया। दरवाजा बंद होते ही उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसने पूछा कि क्या वाकई फैन की दुश्मनी चिन हुआ जैसे ताकतवर शख्स से है। फैन ने माना कि उनके बीच थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ था। ली हुआ ने एक गहरी सांस ली। यह सोचकर उसका चेहरा उतर गया कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। चिन परिवार भी वो परिवार जितना ही रसूखदार था। उसे डर था कि अगर चिन हुआ उसके पीछे पड़ा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। वहीं फैन परिवार भी उसका खेल खत्म हो जाएगा। को भी लग रहा था कि वह खुद उतने ही बड़े खतरे में है। ली हुआ ने फैन की तरफ देखा और सलाह दी कि अब केवल वो परिवार की बेटी ही इस मामले को सुलझा सकती है। उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए फैन से भीख मांगी कि वह उसे इस मौत के मुंह में अकेला न छोड़े। फैन थोड़ा हिचकिचाया, पर लीवा ने जोर देकर कहा कि वह दिल का बुरा आदमी नहीं है। उसने दलील दी कि उनके इस धंधे में वफादारी सबसे ऊपर होनी चाहिए। हालांकि असल में वह बस अंजाम से डरा हुआ था। थोड़ा सोचने के बाद फैन ने वुशियन को फोन करने का फैसला किया। आखिरकार ली हुआ ने उसकी मदद की थी और चिन हुआ वैसे भी रुकने वाला नहीं था। उसने फोन मिलाकर सारी बात बताई। कुछ ही देर में वुशियन वहां अपने काले कपड़ों वाले अंगरक्षकों के साथ पहुंच गई और सीधे फैन के बारे में पूछने लगी। उसने पूछा कि क्या वह ठीक है या उसे अस्पताल जाने की जरूरत है, लेकिन फैन ने इसे मामूली खरोंच बताते हुए बात टाल दी। वुशियन ने चिन हुआ को कोसते हुए कहा कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वह कोई नया तमाशा करेगा। उसने फैन की सुरक्षा के लिए पहले ही बॉडीगार्ड न भेजने के लिए खुद को दोषी ठहराया। जब उसने फैन की तरफ गहरी चिंता और अफसोस से देखा तो पास ही खड़ा जीन लीवा उम्मीद और चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरने की कोशिश कर रहा था।